एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है 2167 और 16 मई डीमन रेस ने अर्थ की हर एक जगह के ऊपर कब्जा कर लिया, 1 इंच तक नहीं छोड़ा। जिसके बाद जो ह्यूमन वर्ल्ड था वो पूरी तरीके से यहाँ पे तहस महस हो गया। हम लोग अपने मेन कैरेक्टर सीजन को देखते हैं, इसको दीवार से लटका दिया गया था और इसके पास एक ट्रिपल एस रैंक लाइटनिंग असैसिन एट्रीब्यूट और एबिलिटी। लेकिन इससे पहले 7 साल पहले यहाँ पे कई सारे डीमन किंग्स अचानक से इस वर्ल्ड के ऊपर आ गए और उनमें से एक डीमन किंग का नाम है लैन यूए, जो डीमन रेस को लीड कर रहा था, वो भी गजब की पावर के साथ में। उन्होंने पूरे के पूरे ह्यूमन नीलम को ही तहस महस करके रख दिया। लैन यूए यहाँ पे सीजन से कहता है कि तुम थे इंसानियत की आखिरी उम्मीद, तुम्हारी रेस पैथेटिक ट्रैश के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये अपने वेपन को बाहर निकालता है जो कि इसके हाथ में ही फ्यूज्ड है और ये सीजन से कहता है कि अब समय आ चुका है तुम्हारे आखिरी पर्पस का पूरा होने का। इसके बाद ये सीजन के ऊपर हमला करता है, ये कहते हुए कि मेरा भोजन बनो एंड बिकम माय पावर। तो इसके पास वो एबिलिटी है जिससे ये किसी को भी डिवोर कर सकता है, खा सकता है और उस खाने वाली चीज की पावर को अपना बना सकता है। इसके बाद ये सीजन को यहाँ पे डिवोर करने लगता है और उसको अपनी पावर के अंदर बदलने लगता है। और फिर सीजन खुद से कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहन, मेरे साथी, मेरे मास्टर, जो भी मेरे करीब था, सब के सब तुम्हारे हाथों मारे गए। तुम सब कमीनों के हाथ हो, उन्हीं की खातिर ये सिर्फ आखिरी चीज है जो मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद ये आगे से अपनी इनफिनाइट पावर का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि मैं इसको अपने साथ लेके ही मरूंगा। और इसकी इनफिनाइट पावर का नाम था ट्रिपल एस रैंक अल्टीमेट स्किल टर्मिनस आर्क। बेसिकली अपने शरीर का हर एक हिस्सा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट के बदले, जो इतना शक्तिशाली होगा कि वो पूरी की पूरी डीमन आर्मी को यहाँ पे निगल जाए और लैन यूए को भी। लैन यूए आगे से उसे रेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई का इरादा बता रहा था कि इसने अपने शरीर का खतरा सैक्रिफाइस कर दिया है इस बोल्ट के बदले और ये रुकने वाला नहीं है। सीजन अपने आखिरी लम्हों में अपनी छोटी बहन, अपने मास्टर और अपने मॉम एंड डैड को याद करता है, ये सोचते हुए कि अब वो सभी बहुत ही जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। और इसके अंदर रिग्रेट भी था कि अगर ये थोड़ा सा और स्ट्रांग होता तो ये उन सभी को प्रोटेक्ट कर पाता। वहीं हम लोग लैन यूए को देखते हैं जो कि खुद को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा था और वो यही बोल रहा था कि हरामखोर, मरना ही था तो मेरे को गिरो बेटा, अभी तो मैंने बैडीज का स्वाद भी नहीं चखा था, वी वांट बैडी। सीजन अपने मन के अंदर यही सोचता है, अगर वो समय के अंदर वापस जा पाता और उस डीमन लेयर को पहले ढूंढ पाता और पहले डीमन किंग को इजीली मार देता, तो फिर वो सब कुछ खत्म होने से रोक पाता। जिनको भी उसने खोया था वो उन सभी को बचा पाता। लेकिन अगर ये ऐसा कर पाता तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीजन के इन्फिनिटी सिंबल को देखते हैं जो कि आगे से डिस्ट्रॉय होता है। ऑफ कोर्स ये टाइम में वापस जाता है, हमारे तरीके थोड़ी नहीं कि सिर्फ सोचते रहे। जिसके बाद जब ये अपनी आंखें खोलता है तो ये अपने स्कूल टाइम के अंदर वापस आ गया था, तब इसने अपने टैलेंट को अवेकन भी नहीं किया था। ये अपनी आंखें खोलता है, इसे यकीन नहीं होता कि ये कहाँ पे आ गया, ये तो मर गया था। इसके बाद ये आसपास के जगह को देखता है तो ये स्कूल इन्फर्मरी हॉस्पिटल था और कई घंटों सोचने के बाद में कि ये तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, इसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि ये टाइम ट्रेवल करके वापस आ गया है अपने यूनिवर्सिटीज के दिनों में। और जब इसने सब कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तब इसकी आंखों के सामने आया सिस्टम। और बाय द वे ये इन लोगों को लेवलिंग वाला नॉर्मल सिस्टम था जो कि हर किसी के पास रहता है, ये खास सिस्टम नहीं था। जो भी बंदा यहाँ पे अवेकन होता है उसको ये सिस्टम दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पे सीजन के पास में पावर ऑफ ग्लूटेनी थी। जिनको भी ग्लूटेन या फिर ग्लूटेनी का मतलब नहीं पता है, सिंपल शब्दों में अति करना, किसी चीज की जरूरत है लेकिन उसे ज्यादा ले लेना, यानी कि मतलब है कि भूख लगी, तुम्हारा पेट भर गया है लेकिन इसके बावजूद तुम पी ले जा रहे हो, तो वे इसको ग्लूटेनी बोला जाएगा। बाय द वे ये सिर्फ फूड से रिलेटेड की जाती है, लेकिन इसका अर्थ और भी चीजों से हो सकता है, जैसे कि पैसों की भूख, पावर की भूख, जो भी गवर्नमेंट के अंदर घुसी हुई है। दे दो भाई इस्तीफा, पिट के ही मानोगे क्या। सीजन उन लोगों को बताता है कि वो समय में 10 साल पहले वापस आ गया है और सिर्फ 3 साल बाकी यहाँ पे फर्स्ट डीमन किंग को अपेयर होने में। सीजन उन लोगों को बताता है कि आज से 3 साल बाद 2160 में फर्स्ट डीमन किंग आएगा जिसका नाम रैथ है और रैथ यहाँ पे जितने भी गेट ऑफ हेल है उन सभी को ओपन करेगा और उसी के कारण की वजह से बाकी जितने डीमन किंग होंगे वो एक एक करके ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आते रहेंगे और इसी की वजह से वॉर शुरू होगी। इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन मचेगा वो तो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय ही कर देगा और ये वो रीजन था जिसने यहाँ पे सीजन ने सब कुछ खोया था। इसीलिए सीजन यहाँ पे रैथ डीमन को हरा दे और अगर वो यहाँ पे पहले ही गेट को ओपन होने से रोक दे तो वो सब कुछ बचा पाएगा, सब कुछ चेंज कर पाएगा जो वो करना चाहता है। हालांकि सीजन के सामने बार बार पावर ऑफ ग्लूटेनी आ रही थी जो कि अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था और सीजन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि ये पहला इंटरफेस है जो वो देख रहा है। इसके बाद सीजन के सामने बाकी स्टैट्स आते हैं जो कि एकदम गेम लाइक डेटा के तरीके थे। स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एक्सीलेंट पावर, स्पीड, लक, स्पीड सब यहाँ पे 100 पॉइंट पे थे। जिन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं देखा था वो पास्ट में यहाँ पे अपनी अवेकन पावर का इस्तेमाल करके फाइट किया करता था। इनके वर्ल्ड के अंदर पावर यहाँ पे 5 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड रहती है, जैसे कि लाइटनिंग हो गया, हरे वाले को फ्लावर सेंटर बोलते हैं, नीले वाले को क्लाउड सेंटर और ये जो यहाँ पे ऑरेंज वाला है इसको मेज बोलते हैं और ये जो बैंगनी वैगनी है इसको न्यूक्लियर मेज बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये सिर्फ यहाँ पे बेस्ड होंगे जैसे कि वाटर टाइप, जिसके बाद अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग चीजें, कोई सेंटर होगा तो कोई टैंक होगा। इस दुनिया के अंदर से 10,000 लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे अवेकनर बन पाता है और जिस स्कूल के अंदर इतने समय यहाँ पे सीजन पढ़ रहा है ये उन सभी स्कूलों में से एक है जो कि यहाँ पे 14
पोटेंशियल अवेकनर्स को यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। बेसिकली जिनके अंदर कैपेबिलिटी मानी जाती है कि आगे जाके अवेकन हो सकते हैं, ये उन्हीं को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और उनकी वैसे ट्रेनिंग करवाते हैं कि ये लोग अवेकन हो जाए। हालांकि बदकिस्मती से सीजन ने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों के अंदर, यानी कि होता नहीं 3 साल के अंदर एग्जाम पास कर लो, तो उस टाइम के अंदर इसने यहाँ पे अपने टैलेंट को अवेकन नहीं कर पाया था और 4 सालों के लिए लगातार सिर्फ फूड चेन के एकदम आखिर में रहा था। तो इसको पंचिंग बैग के तरीके समझता था और धोखे चला जाता था और इसे समझ में आ जाता है कि इसीलिए ये इन्फर्मरी के अंदर उठाया क्योंकि इसको कोई धोखे गया है। और भाई की किस्तें तो अब यहाँ से खुलना शुरू होती है क्योंकि इसके सामने तुरंत ही एक और यहाँ पे ग्लिच ऐसा सिस्टम आता है जो कि इसके यहाँ पे लाइटनिंग असैसिन एट्रीब्यूट और इसके प्रोफेशन को दिखा रहा था, जो कि इसके पास्ट लाइफ का प्रोफेशन था। बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे जनरेट कर सकता है। भाई मेरे घर आजा, बिजली की बड़ी समस्या है, बिजली वालों ने मुझे रुला दिया है, कनेक्शन नहीं दे रहे साले, कहते हैं कि तुम्हारे घर में बिजली का बकाया है। मैं कहता हूँ प्रूफ तो कहते प्रूफ नहीं है, इसीलिए मेरा कतरा कतरा इनसे नफरत करता है। सेचन अपने मन के अंदर सोचता है कि तो मेरा पास्ट लाइफ का टैलेंट था ना, कि मेरे साथ वापस आ गया क्या, और मैंने कहीं जल्दी अवेकन तो नहीं कर दिया। बेसिकली ये बहुत जल्दी अवेकन कर लिया, ये 4 साल बाद जाके अवेकन करता, लेकिन इसने यहाँ पे तीसरे साल के दौरान ही अवेकन कर लिया। इसके बाद वो इस पावर को टेस्ट करने के बारे में सोचता है और अपनी क्लास को यहाँ पे स्विच कर लेता है। इसके पास 2 क्लासेस हैं, पहले तो ग्लूटनी है और ये लाइटनिंग वाली है, और इसने लाइटनिंग वाली पे स्विच किया है। आगे और भी इसकी किस्तें खुलेंगी, बस देखते जाओ। लेकिन ये अपनी पावर को टेस्ट कर पाता उससे पहले कोई दरवाजा खोल के अंदर आता है। इसका नाम मालोंग था और ये फ्लावर चैंडलर है और इसका जो क्लास लेवल है वो यहाँ पे ई है, यानी कि बॉटम टायर। तो ये सेचन को देख के हैरान हो जाता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे उड़ गए भाई, और तुम्हारी बॉडी तो ठीक है ना। सेचन उसे कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि सेचन के अलावा कोई भी उसके सिस्टम पैनल को देख नहीं पा रहा था। मालोंग यहाँ पे सेचन को अच्छे से चेक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ ठीक कैसे हो, तुम्हारी सारी जरूरत इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। उन लोगों ने तुमको यहाँ पर लगा डाला था और तुम्हें यहाँ पे कम्बल के तरीके फोल्ड करके कोने में डाल दिया था। 4 लोग लगे थे तुमको यहाँ पे लाने के लिए। ये मत कहना कि तुम यहाँ पे मुझसे पहले अवेकनर बन चुके हो। सेचन हम लोगों को यहाँ पे मालोंग के बारे में बताता है कि ये मेरा चड्डी बड़ी है, ये भी यहाँ पे कॉलेज के दिनों के दौरान ही अवेकन हुआ था, लेकिन इसका जो टैलेंट था वो एकदम बॉटम टायर का था। पास्ट लाइफ के अंदर जैसे यहाँ पे तीसरा डिमन किंग आया था, ऐसे ही मालोंग यहाँ पे मारा गया था, वो भी बहुत गंदी तरीके से। तो फिर मालोंग यूं से कहता है बेटा तुम स्ट्रॉन्ग हो गई या फिर मेरी नजर ही धोखा खा रही है, जैसे उठार के दिखूं क्या। तो वैसे जब यहाँ पे मालोंग को अपनी आंखों के सामने दिखता है तब उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में वापस आ गया है। खैर मालोंग यहाँ पे सेचन को लेके जाते हुए कहता है कि तुम ठीक हो तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। वैसे फिजिकल रैंक टेस्ट है, तो अगर तुम अवेकन नहीं हो तब भी ठीक है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ग्रेजुएट होते हो और तुम्हारी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है तो फिर तुमको अच्छी जॉब मिल जाएगी। जिसके बाद हम लोग कॉलेज को देख पाते हैं और बच्चे यहाँ पे चिल मार रहे हैं, लेकिन अपने टैलेंट पावर्स के साथ में। जो मेज है वो यहाँ पे मेज की जादूगरी दिखा रहा है, जिसके पास यहाँ पे स्टैमिना स्पीड है, वो यहाँ पे दौड़ लगा रहा है। तो फिर सेचन आगे से कहता है काफी ज्यादा समय हो चुका है कि इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ देख पा रहा हूँ। मालोंग उसे कहता है कहाँ थे तुम, कब्रिस्तान चले गए थे क्या भाई तुम्हें पहली बार इतने जिंदा लोग क्यों देख रहे हैं, कल ही तो देखा था। तो फिर मालोंग यहाँ पे सेचन से कहता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए, एक वजह है इसके पीछे, आगे पता चलेगी। ऑफ कोर्स तुमने गेस कर लिया होगा। सेचन आगे से कहता है कि उसने एक बार सब कुछ खो दिया है और वैसा दोबारा होने नहीं देगा, इसलिए उसको एक्शन जल्दी लेना पड़ेगा और अपने लेवल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप करना पड़ेगा। लेकिन इस एरा के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता है जिसमें अवेकनर लेवल अप कर सकते हैं, और वह है डंजन लेयर्स के अंदर जाके मॉन्स्टर्स को हंट करना, उन्हें मारना, जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और तुम लेवल अप कर पाओगे। और जैसा कि तुमने गेस कर ही लिया होगा, ह्यूमन वर्ल्ड यहाँ पे खुद के लालच की वजह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था, जैसे कि अभी इंडिया के हाल है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डीमन लेयर्स थी उन सभी के ऊपर यहाँ पे डिलीट गिल्ड्स ने कब्जा कर लिया था, इसलिए जो बाहर वाले थे उन्हें बिल्कुल 0 चांस मिलता था कि वो कभी डंजन लेयर के अंदर जा पाए और लेवल अप कर पाए। बेसिकली किसी के पास पोटेंशियल है तो बेचारे को मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो यहाँ पे जाके अपना लेवल अप करा पाए और यहाँ पे किसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। अब जो गिल्ड वाले हैं वो अपने चहीतों को ही तो मौका देंगे डीमन लेयर के अंदर जाने का। डीमन और डंजन लेयर दोनों एक ही चीज है, दैट्स कॉल्ड मोनोपोली, पहले ही पता होगा तुम लोगों को। सेचन अपने यहाँ पे स्टैट्स की तरफ देखता है और उसे यकीन होता है कि वो अभी के लिए यहाँ पे बाकी अवेकनर से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो पावर लेवल होता है उसको गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजों के अंदर यहाँ पे क्लासिफाइड किया है, जो स्ट्रॉन्ग से लोएस्ट की तरफ आगे बढ़ता है, जैसे कि S A B C D and E। अभी के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट है वो मुश्किल से यहाँ पे E रैंक पे होंगे और जो कुछ जीनियस है वो यहाँ पे D रैंक पे होंगे। सेचन अपने लेवल की तरफ देखता है और मन में सोचता है अगर मैं अभी रैंक टेस्ट दूं तो मैं उम्मीद से पूरा कह सकता हूँ कि मैं इससे तो स्ट्रॉन्ग ही होऊंगा। और वो तिरछी नजरों से यहाँ पे मालोंग की तरफ देखता है। मालोंग अपने मन के अंदर सोचता है हैंडसम दिख रहा हूँ क्या भाई, लेकिन अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि कोई बास्केटबॉल यहाँ पे मालोंग के चेहरे के ऊपर दे के मारता है, उसका बेचारे का चश्मा टूट जाता है। भाई चश्मे वालों के लिए उनका चश्मा जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, मैं लिख के देता हूँ ये बात। इसके बाद हमें वो कपूर दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे मालोंग की तरफ बास्केटबॉल फेंक के मारी थी और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों तो जल्दी रिकवर हो गए भाई। मालोंग जैसे ही यहाँ पे उस कपूर को देखता है तो ये काफी ज्यादा घबरा जाता है और सेचन भी उसकी तरफ देखता है और उसको पहचान जाता है। इसके बाद वो मालोंग से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम लोग यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो फिर तुम हमारे लिए खाने पीने को कुछ नहीं क्यों नहीं लेके आए भाई। तो मालोंग आगे से माफी मांगता और खरीदने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे सेचन उसे रोक देता है ये कहते हुए
कि हमारी गलती नहीं है, तो फिर हम सॉरी क्यों बोले? सॉरी तो इन्हें बोलना चाहिए। सीजन जैसे उस बंदे को देखता है तो उसको कुछ मेमोरीज याद आती है पास्ट की, जहाँ पे ये बंदा सीजन को बुली किया करता था और इसको वॉश बेसिन के अंदर डुबा दिया करता था। मालूम उन लोगों से कहता है रुक जाओ भाई, मर जाएगा ऐसे वो। तो ये कपूर आगे से कहता है क्यों रुकना भाई, मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ, ये अभी तक अवेकन नहीं हुआ, तो फिर मैं इसको यहाँ पे सिमुलेशन दे रहा हूँ जिससे यहाँ पे अवेकन होने के लिए और जल्दी रेडी हो पाए। जिसके बाद वो सभी लोग सीजन के ऊपर हंसने लगते हैं। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सीजन यहाँ पे बेहोश हो जाता है, तो ये लोग जाने लगते हैं। मालूम यहाँ पे सीजन को चेक करता है तो सीजन आगे से कहता है कि ये हमें कभी यहाँ पे चैन से जीने क्यों नहीं देते। सीजन आगे से कहता है प्योर माइलेज सिर्फ यहाँ पे डंजन लेयर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। प्योर माइलेज का मतलब है किसी को हार्म या फिर चोट पहुंचाने की भावना। सिर्फ डंजन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद एक कपूत पीछे मुड़ता है और आगे से कहता है तुमने सुना इसने क्या बोला, चलो थोड़ा सा और खेलते हैं इनके साथ में। इसके बाद हमें थोड़ा सा रिकॉप दिया जाता है पिछले चैप्टर का कि मैंने बोला ना हमारे लिए कुछ खाने पीने को लेके आओ, तो मालूम जाने वाला था, लेकिन सीजन मना कर देता है कहते हुए कि ये सॉरी बोलेगा ना कि हम लोग। तो कपूर आगे से चिढ़ जाता है, पर फिर मालूम सीजन से कहता है क्या बोल रहे हो भाई, पिटवा के ही मानोगे क्या? इसके बाद ये सभी अपने टैलेंट को अवेकन करते हुए सीजन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इस बंदे का नाम गोंग चेंग था और ये ई लेवल का फ्लावर वॉरियर था और शायद से अपने हाथों को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर पा रहा था लकड़ी के अंदर या फिर पत्थर के अंदर। सीजन हम लोगों को बताता है इसका नाम गोंग चेंग है। ये कमजोरों को बुली करता है क्योंकि इसका बड़ा भाई यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियलिटी में इसकी कोई भी एबिलिटी इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, बेसिक टायर पे ही आता है। तो सभी लोग आगे से खुश हो जाते हैं, कहते हैं देखो भाई कोई तो पिटने वाला है, मजा आएगा मजा आएगा। लेकिन इस बार इसको हॉस्पिटल लेके कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा, घुटने दर्द होने लगे थे पिछली बार सीढ़ियां चढ़ते हुए। इसके बाद गोंग यहाँ पे सीजन के पास जाता है और उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। होता नहीं कि तुम्हारे सामने तो एकदम हट्टा कट्टा आदत तुम्हारी फटने लगती है, तो गोंग वही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीजन के पास पहले से एक्सपीरियंस था इन सभी चीजों का, तो वो उसे कहता है दोबारा बोलो क्या बे, बहरा है कि काना है? तो गोंग सीजन के ऊपर अपने पंच की मदद से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सीजन इजीली उसके पंच को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है, तो इसका हाथ ही आगे से अगड़ जाता है। होता नहीं कि तुमने पाइप के ऊपर अपना हाथ मार दिया अपनी स्ट्रेंथ से करने के लिए, पाइप तो नहीं टूटा लेकिन हाथ जरूर टूट गया, वही वाला हाल था। ऑफ कोर्स सभी लोग भौचक्का हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, इसने यहाँ पे गोंग के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लिया, ये तो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ है, इसके अंदर स्ट्रेंथ कैसे आई? इसके बाद गोंग और ज्यादा जोर लगाता है और अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सीजन भी आगे से अपनी यहाँ पे जॉब को स्विच करता है, जॉब क्लास प्रोफेशन जो भी बोलो समझ जाना, और लाइटनिंग असैसिन पे यहाँ पे स्विच कर लेता है। इसको देख के मालूम को यकीन नहीं होता और इसका चश्मा यहाँ पे ठीक कैसे हो गया भाई, जो ठीक हुआ तो वो दोबारा टूट जाता है। और ये आगे से उससे पूछता है कि तुम अवेकन कब हुए? इसके बाद सीजन यहाँ पे गोंग को कहता है आजा मोटे भिड़ले। तो गोंग आगे से अपने डिस्ट्रक्टिबल पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर आर्मर ले आता है। इसके बाद वो सीधा सीजन को यहाँ पे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीजन पलक झपकते ही गोंग के पास पहुंचता है और उसके मुंह के ऊपर इतना जोरदार पंच मारता है कि गोंग उड़ते लड़खड़ाते हुए सीधा दूर जाके गिरता है। इससे सभी को दोबारा झटका लगता है कि इसने तो एक पंच के अंदर गोंग को उड़ते हुए दूर फेंक दिया, बिल्कुल मक्खी की तरीके। और सबसे ज्यादा झटका तो यहाँ पे मालूम को लगा था, उसके तो दोनों चश्मे टूट गए थे। इसके बाद हम लोग गोंग को देखते हैं जिसको यकीन नहीं हो रहा था, तो ये अपने लड़ों से कहता है खड़े क्या हो गए, उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन डर के मारे इनका पहले यहाँ पे पेशाब निकल गया था, क्योंकि इनके सामने जब सीजन चलते हुए आ रहा था तो फिर इन्हें प्योर मैडनेस दिखाई दे रही थी। गोंग दोबारा यहाँ पे सीजन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सीजन उसकी कलाई पकड़ता है और उसकी पूरी कलाई तोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी लाइटिंग पावर को अपने हाथों के अंदर फ्यूज करता है और गोंग के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा दोबारा मारता है, और ये वाला चट्टा था शायद, और उसे कहता है कि तुम कमजोर हो। 3-4 चट्टे मारने के बाद में वो गोंग को दोबारा दूर पटक देता है और सीधा दीवार से जा टकराता है और उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे सीजन का हाथ छपाया था। गोंग के जो भी चेले थे वो अपनी पतलून बजाते हुए यहाँ से भाग लेते और मालोंग का तो भाई बुरा हाल था, इसको तो यकीन नहीं हो रहा था, ये भाई बेहोश हो गया था। और ये बेहोश होते हुए कहता है कि सीजन इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया भाई? इसके बाद सीजन अपने स्टैट्स की तरफ देखता है और उसको यहाँ पे कुछ चीजों का पूरी तरीके से अंदाजा हो गया है। ये अपनी असैसिन फॉर्म के अंदर कभी भी यहाँ पे स्विच मार सकता है पास्ट की तरीके। सेकंड, इसके यहाँ पे जो लेवल है वो अभी तो 1 दिखा रहा है, लेकिन इसकी अभी की जो स्टेट है वो यहाँ पे वीकनेस से कई गुना ज्यादा है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे ई ग्रेड से ज्यादा है। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे सिस्टम है बेसिकली वह ग्लूटनी वाला या फिर डिवोर वाला, वो अभी तक अनक्लियर है। लेकिन उससे पहले सीजन को यहाँ पे गोंग को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम स्टैट्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है, जिसका मतलब यही है। इसके बाद सीजन आगे से अपने लाइटनिंग डैगर को बाहर निकालता है, तो सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये क्या करने वाला है भाई। इसके बाद सीजन आगे से डैगर को यहाँ पे गोंग के गले के ऊपर रख देता है और हमें बताता है कि एक्सपीरियंस गेन करने का एक ही तरीका है, जैसा कि पास्ट में हुआ करता था, जान लेना। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर सीजन उसको खत्म करता, उससे पहले यहाँ पे कोई आता है जो कि आगे से कहता है तुम्हें पता है ना ये स्कूल है, और आई डोंट नो मुझे ये लड़की पसंद नहीं आ रही थी, इसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं एकदम मिस्टीरियस है ना, जज नहीं कर पा रहे थे। ये जब भी मुझे दिखाई देती अजीब सी फीलिंग होती कि चली जा बहन, क्यों गुस्सा दिलाती है। ये सीजन से कहती है कि हालांकि वही पहला गलत था, लेकिन इस लेवल की पनिशमेंट काफी होगी उसके लिए। इसका नाम लिंग्यू है और ये वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट काउंसिल की, और ये मुस्कुराते हुए सीजन से कहती है कि अब वो तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेगा। सीजन यहाँ पे गोंग को छोड़ देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि देखो तो हरामखोरों को कैसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी जल्दी कूद पड़े। अब तक ये हमें मसल देना तो कुछ ना कहते ये हरामखोर साले।
साले कुत्ते की पिल्ली, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है। खैर सिचन वैसे भी इसके साथ कुछ भी करने नहीं वाला था क्योंकि बवाल हो जाता। हालांकि गाँव जैसे लोग इतनी जल्दी बदलते नहीं है, वो लोग हमेशा यहाँ पे दोबारा परेशान करने के लिए आते रहते हैं। इसलिए सिचन को यहाँ पे कड़े फैसले लेने पड़े ताकि ये दोबारा उसे यहाँ पे परेशान न करे। आई मीन यही बात है कि जितना ज्यादा डरा सकते हो उतना ज्यादा डरा दो ताकि ये दोबारा तुम्हें परेशान न करे, और ये काम कर भी जाता है। गाँव के जो भी चेले थे इनकी इतनी ज्यादा पड़ चुकी थी कि ये सिचन को पूरी तरीके से इग्नोर ही करने वाले थे। हालांकि इनके मन के अंदर सवाल जरूर था कि ये दोनों तो सबसे ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, अचानक से इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। इसके बाद लोग मालाओं को देखते हैं जो कि अपने ड्रोन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे इनके यहाँ पे 4 का ग्रुप था, और ये अपने बाकी 2 दोस्तों से बता रहा था कि तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन सिचन यहाँ पे अवेकन हो चुका है और वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास लाइटनिंग असैसिन का प्रोफेशन है और उसने आज तो यहाँ पे गांव को रगड़ के रख दिया। उसको इतने घूसे मारे कि उसके चेहरे का नक्शा ही बदल दिया। अब गांव कभी भी हमारी तरफ यहाँ पे देखेगा तक नहीं। इसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते, इसका नाम जियांगजू था, जो कि यहाँ पे ई रैंक का न्यूक्लियस मेज था, और वो यहाँ पे मालाओं से पूछता है तो फिर यहाँ पे सिचन है कहाँ पे। इसके बाद वो मालाओं के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अगर वो यहाँ पे पहले इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसे यहाँ पे दौड़ लगाने की जरूरत ही क्या है। फिर किसी अवेकनर को यहाँ पे बेसिक फिटनेस की जरूरत पड़ती है, बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या। इसके बाद हम लोग इनके चौथे रूममेट से मिलते हैं जिसका नाम जियांगयू था, और दोनों का संगम एक है, जैसे ऐसे जुड़वा भाई होंगे या फिर चंगू मंगू होंगे। जियांगयू आगे से कहता है कि मालूम का दिमाग खराब हो चुका है, कुछ ज्यादा ही गंदी तरीके से मार खा गया है वो। इसके बाद मालूम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हम चारों को इस 2 गोली के कमरे के अंदर इसलिए डाला गया है क्योंकि हम चारों की रैंक मिला के भी ना ई तक नहीं पहुंच सकती, और ये अनचेंजेबल फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, और मैं तुम तीनों से ज्यादा ऊपर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैं नंबर 1 पोजीशन पे आता हूँ इस कमरे के अंदर। इसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की क्लास सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट सेंटर्स की है, और मैं सिर्फ यहाँ पे कॉम्बैट क्लास के अंदर आता हूँ, न्यूक्लियस मेज, और इसको यहाँ पे बदला नहीं जा सकता है। सिचन तो अभी बच्चा है, कमजोर है वो यहाँ पे लाइटनिंग असैसिन कैसे हो सकता है, और उसकी जगह पे मैं तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहा हूँ। साथ ही बहुत जल्द मैं किसी क्लब के अंदर भी चला जाऊँ क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। ये बंदा तुम्हें इरिटेट कर सकता है लेकिन है बहुत अच्छा दोस्त। जियांग उन लोगों से कहता है कल रैंक टेस्ट है, कल सब कुछ यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यादव जी गुस्सा आ जाएंगे कल तो, सिर्फ दूध वाले को समझ में आएगा ये जोक। इसके बाद हम लोग ए रैंक की ट्रेनिंग डीमन लेयर को देखते हैं, जहाँ से कई सारे लोग बाहर निकलते हैं और उनमें से यहाँ पे लेंगे, और उसी के साथ में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग बाहर निकलता है। टिंग जैसे अपने साइड में देखता है तो फिर उसे गोंग दिखाई देता है जिसके हालात खराब थे। वो उसे पूछता है कि तुम अभी तक यहीं पे खड़े हो, घर वापस क्यों नहीं गए। टिंग गोंग का ही बड़ा भाई है। गोंग उसे कहता है अगर तुम इसको यहाँ पे हैंडल नहीं करोगे तो फिर मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। उसने पूरे स्कूल के सामने तुम्हारे छोटे भाई को बुली किया है, सिंपल सी बात है, वो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। टिंग उसे कहता है ठीक है मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा, तुम जा सकते हो। लिंगो टिंग से पूछते है कि तुम ये हैंडल कैसे करोगे। टिंग उसे यहाँ पे सवाल पूछता है क्या वो सच में उतना स्ट्रॉन्ग है जितना वो बता रहा है। लिंगे उसे कहते हैं कि तुम्हें पहले यहाँ पे स्कूल के अंदर हर किसी की स्ट्रेंथ और रैंक के बारे में पता है। 10 लोगों को छोड़ के पूरे स्कूल के अंदर कोई भी यहाँ पे डी रैंक तक नहीं पहुंचा है, और जो 10 लोग थे उनको तुमने पहले ही क्लब के अंदर रिक्रूट कर लिया है। इसके अलावा बाकी लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जैसे कि तुम्हारे पास है कि तुम यहाँ पे डीमन लेयर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसलिए उन सभी मिट्टियों और अवेकनर्स के पास कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि वो यहाँ पे इम्प्रूव कर पाए, इसलिए कोई भी तुम्हारी जगह तक नहीं पहुँच पाएगा। कोई यहाँ पे रिबॉर्न होके आया ना हो। हम लोग टीचर को देखते हैं जो कि आगे से अपने कंधों के ऊपर 100 किलो का वेट लादे हुए 20 किलोमीटर की रनिंग कर रहा था। सिंपल सी बात है, बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है। एक अवेकनर के लिए उनके सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट ये रहती है कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल से कई गुना ज्यादा रहती है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी तभी तुम यहाँ पे पावरफुल क्लासेस को अनलिस्ट कर पाओगे। लेकिन अभी भी ये बहुत कम है, क्योंकि जब पहला डीमन किंग रैथ इस दुनिया के अंदर आएगा तो वो पहली बार में ही बहुत सारे ह्यूमंस को यहाँ पे मौत के घाट उतार देगा, जिनमें से यहाँ पे सीजन की छोटी बहन भी रहेगी, और वो रैथ के हाथों यहाँ पे मारी जाएगी। इसके बाद वो गेट्स को भी ओपन करेगा जिससे बाकी डीमन किंग्स को यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड का एक्सेस मिल जाएगा। इसलिए सीजन का सबसे बड़ा गोल यही है कि वो रात को यहाँ पे ढूंढे, इससे पहले कि वो दरवाजे खोले सीजन उसकी गर्दन तोड़ दे, जिससे यहाँ पे डिस्कशन की जो शुरुआत है वही रुक जाएगी, और 3 सालों के बाद रात यहाँ पे दिखाई देगा। और वो लगातार खुद को गुरु कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सीजन को उससे ज्यादा खुद को गुरु करना पड़ेगा। उतने में इसका फोन बजता है तो ये आगे से फोन को पिकअप करता है तो उसकी छोटी बहन सीजन ने इसको कॉल किया था, जो कि इसको कॉल करते हुए कहती है हेलो भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है, कल तुमने मुझे इतने सारे कॉल क्यों किए भाई। मैं कंपटीशन के अंदर गई हुई थी, मेरा फोन यहाँ पे डेड हो गया था, जिसके वजह से मैंने इसको यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया, तुम्हारे नोटिफिकेशन मेरा सर खा रहे हैं। भाई तो अगर मैं वो प्राइस जीत जाती हूँ तो फिर हम लोगों को अपने रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये पागलों की तरीके हंसने लगती है। सिचन बिल्कुल हमारी तरीके ही बात कहता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो गया था तो सिचन ने यहाँ पे भगवान से कई बार प्रार्थना की थी कि वो सब कुछ शुरू से शुरू कर सकता है, मतलब ये सिचन को यहाँ पे सब कुछ कुर्बान क्यों नहीं करना पड़े वो कर देगा, बस शुरू से शुरू करने के लिए। भले उसे यहाँ पे नर्क के अंदर जाना पड़े तभी वो यहाँ पे सब कुछ करेगा, बस शुरू से शुरू करने के लिए।
चाहिए। सुन यहाँ पे सीजन से कहती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई, बारिश हो रही क्या उधर? तो सीजन उससे कहता है कुछ भी नहीं, काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हारी आवाज सुनने को मिली है। सीजन उससे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम बारिश में घूम रहे, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है? साला कल ही तो बात की थी हम लोगों ने। इसके बाद उसे कहती है चलो मैं अपने कंपटीशन का रिजल्ट देख के आती हूँ और मेरी गुड न्यूज का इंतजार करना। इसके बाद ये और भी चक्कर लगाने लगता है, बेसिकली 60 किलोमीटर दौड़ेगा ये सोचते हुए कि सब कुछ शुरू से शुरू हो चुका है तो फिर इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि ये सब कुछ प्रोटेक्ट कर सके जो ये पिछली बार नहीं कर पाया था। इसके बाद अपने रूम के अंदर आता है, मस्त वार्म शावर लेता है और हमें बताता है कि धीरे धीरे करके ये इस बॉडी से अडैप्ट होते जा रहा है। भले इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये काफी ज्यादा यंगर है तो इसको और अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है। इसके बाद ये और भी जरूरी चीज के बारे में सोचने लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का तरीका यही है, इसको डीमन लेयर्स के अंदर जाना पड़ेगा, वहीं पे ये लेवल अप कर पाएगा। लेकिन जितने भी डीमन लेयर्स हैं उन सभी को यहाँ पे गिल्ड कंट्रोल करता है और गिल्ड के अलावा भी जो लोग यहाँ पे पावरफुल हैं और जिनके पास यहाँ पे पैसा है वो लोग इन सभी लेयर्स को कंट्रोल करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों के पास मौका ही नहीं रहता कि वो लोग लेवल अप कर पाए। इसलिए सीजन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो करे तो करे क्या। और वैसे ये पावर अप ग्लूटिनी ये क्या चीज है, मैं इसको ग्लूटिनी नहीं अब डेवोवर बोलूंगा, ठीक है। और सीजन जैसे यहाँ पे गहरी नींद लेता है तैसे यहाँ पे सिस्टम बूट होने लगता है और जैसे ये बूटिंग कंप्लीट होती है तो ये डेवोवर सिस्टम के अंदर आ जाता है और जब इसकी आंखें खुलती है तो ये हवा के बीच में झूल रहा था। ये जल्दी से अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और पैरों के बीच में लैंड होता है। इसके बाद हमें ये पूरी जगह दिखाई जाती है जो कि एक तरीके से लेयर की तरीके थी। एक गेट था जहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई थी और पूरी जगह पे यहाँ पे खून मारा हुआ था। सीजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जगह कौन सी है। वो कुछ सेकंड पहले तो यहाँ पे सो रहा था अपने मखमल बिस्तर के ऊपर, ये अचानक से यहाँ पे कहाँ आ गया वो। इसके बाद सीजन अपने सामने उस टावर को देखता है और सोचता है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन तभी इस पानी के अंदर से यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं जिनका नाम है डेथ हाउंड था। ये सभी ईरान के क्लाउड वॉरियर थे, बेसिकली ये आइस का इस्तेमाल कर सकते थे। सीजन जल्दी से अपनी क्लास को स्विच करता है और मन के अंदर सोचता है कि पहले इन्हें निपटा देता हूँ, जिसके बाद सोचता हूँ कि इसे डीमन लेयर के अंदर आया कैसे। इसको पता ही नहीं कि ये कौन सी जगह है, ये भी इस जगह को डीमन लेयर समझ रहा है। क्लास स्विच करने के बाद में ये जल्दी से यहाँ पे तेजी के साथ में आगे बढ़ता और डेथ हाउंड के ऊपर हमला करते हुए इजीली उनको डिफीट करते जा रहा था। साथ ही में इसको डेथ फास्टर करके कुछ पॉइंट भी मिल रहे थे और साथ ही में इनके दांत भी। इसके बाद अपने लाइटनिंग क्लास का यूज करते हुए इजीली डेथ हाउंड को यहाँ पे डिफीट कर देता है। ये इसके लिए बच्चों का खेल था, स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, ये सब ए रैंक पे है। गलती से कहीं भी 80 रैंक आ जाए तो इसका पानी निकल जाएगा। हालांकि एक बात के बाद सीजन को यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है, सब कुछ रियलिटी है, क्योंकि उसी पल सीजन का लेवल यहाँ पे 102 हो जाता है। साथ ही में इसके जो स्टैट्स थे वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो गए थे, उनके अंदर भी पॉइंट आ गया था तो उनकी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, जिससे यहाँ पे इसके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है। ये मन के अंदर सोचता है कि मुझे सच में एक डीमन लेयर मिल गई है जिसको मैं सोलो रेड कर सकता हूँ। लेकिन उस टाइम पे सीजन के ऊपर डेथ हाउंड का जो यहाँ पे लीडर था या फिर उनका जो बॉस था वो भी ईरान पे था, वो यहाँ पे सीजन के ऊपर हमला कर देता है। क्योंकि इसकी रैंक यहाँ पे सिर्फ ए थी तो फिर सीजन इसको भी इजीली डिफीट कर देता है अपने लाइटनिंग डैगर का इस्तेमाल करते हुए और इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे सीजन को इकट्ठा यहाँ पे लेवल मिलता है और ये डायरेक्ट लेवल 3 पे आ जाता है। तो इसे सीजन को टोटल यहाँ पे जानते हो क्या आइटम मिलता है, थारा, डेथ हाउंड फर्स्ट फैंग और डेथ फर्स्ट क्रिस्टल एक। सीजन को बस ये लग रहा था कि वो डेथ लेयर के अंदर है जहाँ पे वो इजीली मॉन्स्टर्स को हंट करके यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और अपने लेवल को बढ़ा सकता है। लेकिन तभी उसके सामने यहाँ पे जो डेथ हाउंड का बॉस था उसके ऊपर डिवोवर का स्टैट आने लगता है। सीजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि डिवोरेबल का मतलब क्या है। इसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, ये सोचते हुए कहीं पावर ऑफ डिवोर का यही मतलब तो नहीं है। इसके बाद सीजन उस डेथ हाउंड को पूरी तरीके से डिवोर कर लेता है और डिवोर करने के बाद में सिस्टम उसको यहाँ पे डेथ हाउंड का जो कार्ड होता है वो दे देता है, जिससे सीजन को यहाँ पे इम्यूनिटी मिल जाती है कोल्ड से और साथ ही में यहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस था वो लो टेम्परेचर वाले इलाकों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी बहुत बुद्धि चलाने के बाद में सीजन को समझ में आ जाता है कि वो जिन मॉन्स्टर्स को मारेगा और उनको डिवोर कर लेगा तब वो उनको अपनी खुद की क्लास के अंदर बदल सकता है और तब जाके इसकी बुद्धि चलती है। तब इसे समझ में आ जाता है कि ये तो यहाँ पे डीमन किंग लैंड यूए की पावर थी जो डीमन किंग को आखिरी समय में खत्म करते हुए सीजन के पास में आ गई थी जब ये दोबारा रीबॉर्न हुआ था। सीजन उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे जो क्लासेस रहती है वो यहाँ पे हमेशा इनहेरिटेंस के साथ में जुड़ी रहती है, जो किसी वीक को स्ट्रॉन्ग और किसी स्ट्रॉन्ग को वीक बना सकती है। ये एक ऐसा नियम है जिसको बंदा नहीं कर सकता कि सिर्फ एक बंदे के पास में एक ही क्लास हो सकती है। लेकिन सीजन के पास में यहाँ पे 2 क्लास है जिनके अंदर वो कभी भी यहाँ पे स्विच मार सकता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ में आता है अगर वो बाकी मॉन्स्टर्स को भी डिवोर करे तो फिर उसके पास यहाँ पे इनफिनाइट क्लासेस हो सकती है। इसके बाद सीजन और सोचता है कि ये पावर उसके पास आए क्यों और वो पीछे मुड़ के टावर की तरफ देखते हुए सोचता है डिमोनिक टावर के अंदर है क्या। लेकिन उसी पल सीजन के ऊपर एकदम जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, इतना ज्यादा कि वो अपने घुटनों पे आ जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि टावर के सामने कोई बंदा खड़ा था जो कि सीजन से कहता है कि मैं तुम्हारा लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। सीजन इसका लेवल और क्लास कुछ भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि उस पे ग्लिच लगा हुआ था। हालांकि ये सीजन को जानता था और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसके बाद हम लोग सीजन को इधर उधर उड़ता हुआ देख पाते हैं और सीजन हम लोगों को बताता है कि गवर्नमेंट ने मॉन्स्टर्स को यहाँ पे उनकी कम्बैट पावर के हिसाब से उनको ग्रेड दिया है जो ई से सीधा एस तक जाता है। सीजन अपनी पास लाइफ के अंदर खुद को यहाँ पे खत्म कर लिया था, सिर्फ एस रैंक तक
पहुंचने के लिए। लेकिन अब उसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ ज्यादातर यहाँ पे D-रैंक पे है, लेकिन इसके बावजूद उसके सामने यहाँ पे एक S रैंक का बॉस खड़ा है और पावर के बीच में इनका जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। एक झटके के अंदर ही वो यहाँ पे सीजन को मसल के रख सकता है। इसीलिए सीजन दोबारा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये डेमन लेयर है क्या चीज और यहाँ पे S रैंक का मॉन्स्टर आया तो आया कैसे। और सबसे बड़ी बात, हरामखोर को मेरा नाम कैसे पता है, आधार कार्ड थोड़ी ना है इसके पास में मेरा। लेकिन उस टाइम पे हम लोग उस S रैंक बॉस को देखते हैं जो कि पलक झपकते ही सीजन के पास पहुंचता है और अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर यहाँ पे स्लैश मारता है। सीजन हमें बताता है कि अभी तक इन लोगों ने कई सारे यहाँ पे अटैक्स और डिफेंस और डॉजेस को किया है, लेकिन इसके बावजूद S रैंक बॉस के पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि वहाँ पे सीजन को जान से मार सकता था, लेकिन वो अभी तक उसे नहीं मारा है। जो भी स्ट्राइक S रैंक का बॉस करता है वो हमेशा ऐसे तरीके से करता है कि सीजन को कोई भी यहाँ पे जानलेवा खतरा ना हो। वो उसके वाइटल पार्ट्स को हमेशा इग्नोर करता है, लेकिन वो बार बार सीजन को मारता है, तोड़ता है, उसे घुटनों पे ले आता है, बेहोश करता है और उसे दोबारा खड़ा करता है, लेकिन जान से नहीं मारता। S रैंक का बॉस सीजन से कहता है कि अभी भी स्ट्रगल करोगे क्या। सीजन को समझ में आ जाता है कि S रैंक का बॉस चाहता है कि सीजन यहाँ पे सबमिट कर दे, वो हार मान ले। वो सीजन से कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे से सोचोगे। यहीं पे रुको, मेरे साथ इस डिमोनिक टावर को गार्ड करो, ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सीजन साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पे कभी भी नहीं रुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उसी टाइम पे वो सीजन के कंधे के ऊपर हमला करता है और इतना तगड़ा स्लैश मारता है कि सीजन का आधा कंधा कट जाता है। मतलब वो गिरता नहीं लेकिन कट जाता है। S रैंक का बॉस सीजन से कहता है कि ये ना सोचो कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम एक हो जो कि इस जगह तक पहुंचा है और यहाँ पे रुका हुआ है। मैं तुम्हारे साथ सवार के साथ काम ले रहा हूँ। जिसके बाद सीजन अपनी साइड में देखता है तो उसने यहाँ पे जिन हॉर्न्स को मारा था वो यहाँ पे इसी पानी के अंदर मिल गए थे। फिर इसके बाद S रैंक का बॉस यहाँ पे सीजन से कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछूंगा, मेरे साथ रुक के इस जगह को गार्ड करोगे या फिर यहीं पे ही रुक के कुछ ले जाओगे। साथ ही में इसकी स्ट्रेंथ और जो स्टेमिना था वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा था। सीजन दोबारा से अपनी लाइटनिंग असैसिन वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और आगे से हमला करते हुए कहता है कि वो उसे मारना चूज करेगा। S रैंक का बॉस आगे से उन सभी पत्थरों को कंट्रोल करते हुए सीजन की तरफ उनको फेंकता है, तो सीजन उन सभी को डॉज करते हुए पत्थरों के जरिए ही S रैंक बॉस तक पहुंचता है और हमें बताता है कि उसने अभी तक यहाँ पे सब कुछ एनालाइज और कैलकुलेट किया है। बॉस जब भी यहाँ पे स्विंग मारता है तो वो यहाँ पे 0.4 सेकंड का पहले स्टैंड अप लेता है और सीजन उसी 4 सेकंड के अंदर ही यहाँ पे अंदाजा लगा लेता है कि बॉस किस तरफ यहाँ पे स्विंग मारेगा और वो यहाँ पे इसी तरीके से उसके स्लैशेस को डॉज कर लेता है। और साथ ही में स्लैश मारने के बाद में यहाँ पे बॉस पूरे 0.2 सेकंड का लैग लेता है रिकवर होने के लिए। सीजन को उसी टाइम पे ओपनिंग मिलेगी और साथ ही में बॉस उसी टाइम पे ही डिफेंसलेस रहता है। तो सीजन उसी अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए यहाँ पे बॉस के वाइटल पार्ट के ऊपर अपने डाइटिंग डैगर को घुसाता है और उसके हार्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स दोनों का पावर लेवल काफी ज्यादा बड़ा है तो फिर बॉस को यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं होता, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे पैरालाइज जरूर हो जाता है। लेकिन सीजन को भी ये बात पता है तो उसे जैसे यहाँ पे कुछ सेकंड मिलते हैं तो वो तुरंत ही वहाँ से दुगनी तेजी से भाग लेता है, क्योंकि वो अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे बॉस को अवॉइड कर सकता है, जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जिसके बाद सीजन तेजी के साथ में उस तरफ भागता है जहाँ पे एग्जिट थी, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट वाले दरवाजे को छूता है तो वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। और उसी टाइम पे वो बॉस सीजन के पीछे आता है और उसे कहता है बदकिस्मती है तुम्हारी कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था, जो एग्जिट तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो वो एग्जिट इस जगह पे नहीं है, क्योंकि ये जगह कोई डीमन लेयर है ही नहीं। जिससे सीजन की फटी कि भागू कहाँ पे मैं फिर। हालांकि वो S रैंक का बॉस यहाँ पे सीजन की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि इतनी जल्दी तुमने मेरे अटैक्स के अंदर पे फ्लॉ ढूंढ लिया और साथ ही में क्रिटिकल हिट भी मेरे ऊपर मारी। पावर गैप अगर कम ना होता तो तुमने तो मेरी जान ले ली थी। इसके बाद S रैंक का बॉस आगे से अपना यहाँ पे फेस रिवील करता है और आगे से कहता है कि तुम ही वो हो जो कि यहाँ पे उम्मीद की किरण लेके आया है। हमें इसका नाम पता चलता है जो कि होता है पारगेटी रक्षा, S रैंक का स्टार वॉरियर। सीजन जैसे उसको देखता है तो आगे से कहता है तुम। सीजन लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे पारगेटी रक्षा को एक बार देखा था जब वो यहाँ पे डीमन किंग लैन यूवे के साथ में फाइट कर रहा था और उसने अपीयरेंस यानी कि ये जो रूप है वो जानते हो किसके ऊपर देखा था, डीमन किंग लैन यूवे के ऊपर। सीजन लोगों को बताता है कि जब वो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर डीमन किंग लैन यूवे के साथ में फाइट कर रहा था तो उस फाइट के दौरान में डीमन किंग लैन यूवे ने कई सारे यहाँ पे अपीयरेंस का फायदा उठाया था। बेसिकली वो लगातार यहाँ पे हाई रैंक क्लासेस के अंदर स्विच करते जा रहा था, तो वो जब भी यहाँ पे अपनी क्लासेस को स्विच कर रहा था तो उसका यहाँ पे जो रंग रूप था वो बदल रहा था। जैसे एक बार वो आइस ड्रैगन के अंदर बदल गया, तो एक बार वो बहुत बड़ी फायर जायंट के अंदर बदल गया और एक बार वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर के अंदर बदल गया था जो कि यहाँ पे बेलों का इस्तेमाल कर पा रहा था। इसके बाद जब उसने लाइटनिंग का इस्तेमाल किया तो फिर उसने ये वाली फॉर्म ले ली। सीजन को उन सभी फॉर्म्स के बारे में हल्का फुल्का याद है, लेकिन जब उसने यहाँ पे रक्षा वाली फॉर्म को लिया था तो वो सीजन के दिमाग के अंदर घुस गई थी, क्योंकि वो वाली फॉर्म और ये रक्षा वाली फॉर्म दोनों एकदम एग्जैक्ट है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे पारगेटी रक्षा को भी लैन यूए ने एब्जॉर्ब कर लिया था, डिवोवर कर लिया था पावर ऑफ डिवोवर की वजह से। और क्योंकि डिवोरिंग की पावर इतनी समय सीजन की बॉडी के अंदर है तो यही मतलब निकालता है कि ये जगह भी सीजन की बॉडी के अंदर है और
वो रक्षा से यही सवाल पूछता है, लेकिन रक्षा इसका जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि तुम्हारा मेंटल फोर्टिट्यूड काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तुम्हारी ब्लेड से भी ज्यादा तेज, यहाँ पे एनालिटिक पावर्स वो काफी ज्यादा बढ़िया है, तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस जगह के लायक हो, तुम इस जगह को कंट्रोल कर सकते हो। सिचन उसे पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, लेकिन रक्षा आगे से यहाँ पे की ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक चाबी बाहर निकालता है, जिसकी रैंक यहाँ पे ट्रिपल एस थी। साथ ही में एक ऐसी चाबी थी जो कि डिमोनिक टावर के अंदर कोई भी दरवाजा खोल सकती थी, और वो सिचन को बताता है कि ये चाबी इस टावर की चाबी है, और वो सिचन को बताता है कि लैन यूए ने यहाँ पे कई सारे काउंटलेस प्रीशियस बीस्ट और डीमंस को यहाँ पे डिवोवर किया था। उन सभी में से जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट वन थे वो सारे के सारे इस टावर के अंदर कैद हैं, जो उसके पीछे खड़ा है, और वो सिचन को चाबी देते हुए कहता है कि तुम उनको डिवोवर करो, स्ट्रॉन्ग बनो और उनको यहाँ पे अपनी एनर्जी के अंदर बदलो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सिचन चाबी ले लेता है, लेकिन वो सवाल जरूर पूछता है क्यों, मैं ही क्यों, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इसके बाद रक्षा भैया अपनी स्पीच देते हैं, ये कहते हैं कि डीमन रेस के अंदर भी अच्छे और बुरे के बीच में एक लाइन होती है। डीमन रेस ने यहाँ पे रक्षा भैया की जितनी भी जात थी, उनकी जितनी भी यहाँ पे स्पेस थी, उसको यहाँ पे डिवोर कर दिया सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए, खुद की लालच को पूरा करने के लिए। रक्षा भैया बस एक मौके की तलाश में थे जो उन्हें यहाँ पे बदला दिला सके, और वो मौका आखिरकार उनके सामने खड़ा हुआ है। इसके बाद वो किसी दूसरे बंदे का नाम लेते हुए कहते हैं कि वो बंदा सही था, सिर्फ तुम्हें यहाँ पे उम्मीद की किरण ला सकते हो, तुम्हें यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। सिचन आगे से पूछता है कि कौन है दूसरा बंदा भैया, किसके बारे में बात कर रहे हो। रक्षा भैया आगे से बताते हैं जितने जवाब तुम्हें चाहिए सारे वो टावर के अंदर छुपे हुए हैं, जाओ और जाके खुद ढूंढ लो, मेरी ताकतों का इस्तेमाल करो उन्हें सजा देने के लिए। सिचन उसे कहता है क्या मतलब भी। जिसके बाद रक्षा भैया अचानक से यहाँ पे एयरविन के अंदर बदल जाते हैं और आगे से स्पीच देने लगते हैं, ये कहते हैं कि इस पल से तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, डिमोनिक टावर का दरवाजा खोलो, अगला जो भी मिले उसे निकल जाओ, लेकिन जो डीमन अंदर होंगे वो मेरी तरीके तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं दिखाएंगे, वो सारे चालाक हैं, हैवानी है, तूफानी है, खतरनाक है, लेकिन तुम्हें उन सभी का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें उन सभी के ऊपर यहाँ पे राज करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे ऊंचाई तक जाना ही पड़ेगा, रुकना नहीं जब तक तुम हर एक डीमन किंग को निकल न जाओ, उन्हें अपना न बना लो, उनकी ताकत के ऊपर राज न करो, सिर्फ ऐसी सोच रखने वाला ही मेरी ताकतों का हकदार है जो उनको यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। इसके बाद रक्षा भैया यहाँ पे निपट जाते हैं और अपनी पावर्स को सिचन को दे देते हैं डिवोवर करने के लिए। सिचन जैसे ही यहाँ पे उनको डिवोवर करता है तो ये झटके के अंदर ही लेवल 10 पे पहुंच जाता है, और साथ ही में रक्षा भैया के जो अंडरवर्ल्ड बोन ब्लेड थे वो भी यहाँ पे सिचन को मिल जाते हैं। सिचन आगे से रक्षा भैया की पावर को यहाँ पे इम्ब्रेस करता है और उन्हें अपनाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी उम्मीदों को अपने कंधों तले लाद के चलूंगा और उनसे हर एक पाई पाई का हिसाब लूंगा। इसके बाद जब सिचन की आंखें खुलती है तो ये अपने बिस्तर के ऊपर ही था, हालांकि इसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब कुछ सच में हुआ था, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर चोटों के निशान बिल्कुल भी नहीं थे, वो पूरी तरीके से हील हो चुके थे। लेकिन जब अपने सिस्टम विंडो को चेक करता है तो फिर वहाँ पे रेथाउल और साथी में रक्षा भैया का कार्ड था, साथी में की भी थी और साथी में उनके वेपन भी थे, जिससे सिचन को यकीन हो जाता है कि वो सब कुछ रियल था, वो सपने से चीजें यहाँ पे ले आया है रियलिटी के अंदर, और एक झटके के अंदर ही वो लेवल 10 पे आ गया है, और वो मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं कौन सी रैंक के अंदर होऊंगा मैं, लेवल 10 काफी ज्यादा होता है भाई। लेकिन उसी टाइम हम लोग गुजो को देखते हैं जो कि सिचन को उंगली करने आता है, ये कहते हैं कि साले तुझे क्या लगता है कि तू हीरो बन गया कल रात, सबको कह रहा है कि तू यहाँ पे बहुत बड़ा पावर हाउस बन गया है, तुझे क्या लगता है कि तू मेरी पोजीशन को ले लेगा इस ड्रोन के अंदर, नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग मालाओं को देखते हैं, बेचारों को कोने में खड़ा हुआ था, कहीं सिचन कुछ खा पाए ना उठा दे। वो सिचन से कहता है कि आज तो रैंक टेस्ट है, देख लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। इसके बाद उन लोगों से कहता है कि भले उन लोगों का कमरा यहाँ पे ई रैंक से भरा पड़ा है, लेकिन ई रैंक भी यहाँ पे 3 टायर्स के अंदर डिवाइडेड होती है, लोअर टायर और मिड टायर, इसके बाद हाई टायर, और ऑफ कोर्स जो कि यहाँ पे जो पोजीशन है वो यहाँ पे मिड टायर की आती है, इसलिए वो इन तीनों से ऊपर हुआ। इसके बाद आगे से उछलते हुए कहता है कौन जाने क्या पता मेरी रैंक यहाँ पे हाई टायर के अंदर चली जाए। वो पे मॉलॉन्ग सिचन से कहता है भाई तुम मेरा काम करियो, जितना दम है सारा लगा दीजिए, थोड़ा सा मेरे पिछवाड़े से मिलो लेकिन सारा लगाइयो, इस साले को दिखा दे कि तू डी रैंक पे है, नहीं तो ऐसा ही बोलता रहेगा। सिचन अपने मन के अंदर सोचता है डी रैंक वो तो मेरे पास कब का आ चुका था। इसके बाद सारे इसी तरीके से मस्त मौला होते हुए स्टेडियम हॉल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे रैंक टेस्ट होने वाला था। बेसिकली सबको दिखाया जाएगा ना, और फिर लोग होंगे चंगो मंगो को देखते हैं जो कि यहाँ पे लूजर्स को इमुली करते हुए आ रहे थे, तो फिर जो जैसे यहाँ पे उनको देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये उसको घूरते हुए देख रहे थे कि तेरा तो बेटा यहीं पे छील लेंगे हम। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजर यहाँ पे सिचन के ऊपर पड़ती है और वो उनकी तरफ देखता है तो इन दोनों की फट जाती है और मन के अंदर सोचते ये हमें छील देगा, निकल लो यहाँ से। इसके बाद ये भागते हुए सिचन के पास में जाते हैं और घुटनों पे झुक के उसको यहाँ पे वेलकम करते हैं। पेपेजो और यू दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है, ये साले इतना ज्यादा रिस्पेक्ट कैसे देने लगे सिचन को, ये कोई प्रैंक वैंक तो नहीं चल रहा। हम लोग सिचन को देखते हैं जो कि साइड से निकल रहा था, लेकिन तभी कोई सिचन को कुत्ते की तरीके बुलाता है कहते हैं, और वो सिचन से कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ तो गांव के साथ में हुआ है, बाद में ये स्टूडेंट काउंसिल का एक ऑफिसर था, इसका नाम था जियांग जियान। इसके बाद ये सिचन से कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो किसका छोटा भाई था। वो हमारे प्रेसिडेंट का छोटा भाई था। हम इन दिनों को देखते हैं जो कि दूर से सब कुछ देख रहे थे और मन के अंदर सोचते हैं कि सिचन कहीं मार ना खा जाए भाई, हम तो उसे बचा भी नहीं पाएंगे, साला वो डी रैंक का पावर
पावर हाउस है ये उसको टारगेट क्यों कर रहा है। इसके बाद सीजन के करीब जाता है, उसके कानों के पास जाके उससे कहता है, तुझे पता है मेरी नाक काफी ज्यादा तेज है, मैं 2 किलोमीटर दूर से ही सुन सकता हूँ कि कौन पावर हाउस है और कौन नहीं, लेकिन तेरे अंदर से मुझे सिर्फ यहाँ पे घटिया 2 कौड़ी की बॉटम फीडर वाली खुशबू आ रही है जो परमानेंट है, वो कभी जा ही नहीं सकती। आई डोंट थिंक सो भाई की नाक ठीक से काम कर रही है, भाई नोजिल लोगे मुझसे, नहीं तो विक्स दो भाई इनको। इस पे सीजन उससे कहता है कि तुम कुत्ते वुत्ते हो या फिर कोई सुअर हो जो कि सूंघ पा रहा है, जिससे आप कौन उस बंदे की जलती है, तो वो आगे से कुछ कहने ही वाला था, उतने में यहाँ पे डिंग आ जाता है जो कहता है कि उसने सब कुछ पता लगा लिया है, इसमें गलती कौन की थी, उनकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए अपनी गलती का हर्जाना भरना कोई बुरी चीज नहीं है। इसके बाद वो सीजन की तरफ देखता है तो सीजन भी उसी लुक से यहाँ पे उसकी तरफ देखता है, उतने में यहाँ पे टीचर आगे से बताते हैं कि भैया टेस्ट शुरू हो गया है, सभी लोग लाइन बना के आ जाओ, एक एक करके सब लोग आओ, उनके यहाँ पे स्पीच नंबर उनका पोटेंशियल सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद डिंग अपने लौंडे से कहता है कि चलो चलते हैं, हम लोग अपना टेस्ट भी देना है, तो आगे से लहराते हुए चलने लगता है और इसको लगता है कि सीजन यहाँ पे इतना बड़ा खतरा नहीं है इसकी पोजीशन के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिंगे को दोबारा देखते हैं जो शायद से प्रिंसिपल के साथ में थी। प्रिंसिपल उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम्हें कोई ऐसा मिल गया जो कि कुछ ज्यादा ही खास है जिसके ऊपर तुम इतना ध्यान दे रही हो। जिस पे लिंगे आगे से कहती है ये वाला टेस्ट कुछ ज्यादा ही मजेदार होने वाला है। इसके बाद हमको जाओ का टेस्ट दिखाया जाता है, वो पोर्टल के जरिए अंदर जाता है तो फिर उसे अंदर एक हार्ट दिखाई देता है जिसके ऊपर एक खाक भी लगी हुई थी। हमें इस हार्ट के बारे में बताया जाता है कि ये डीमन लेयर से लाया गया एक डीमन है जिसको डीमन हार्ट बोला जाता है और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा माहिर है। अवेकनर्स को अपनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज करनी पड़ती है डीमन हार्ट के सामने और डीमन हार्ट उन्हें यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो उसको डेटा या एनर्जी मिलती है वो उसको यहाँ पे इक्विपमेंट के अंदर पाइप्स के जरिए ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वो एनर्जी यहाँ पे डेटा के रूप में स्क्रीन पे दिखाई देती है। जैसे कि जो का यहाँ पे जो ग्रेड था वो ई था, लेकिन उसका जो पोटेंशियल था वो यहाँ पे सी टायर का था। बेसिकली वो ई से सी तक जा सकता है। तुम्हारा ग्रेड कोई भी हो, लेकिन मैंने ये रखता है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। अगर तुम्हारा पोटेंशियल हाई है तो यहाँ पे गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, लेकिन अगर तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे कम है तो फिर गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। इसीलिए जिनका भी यहाँ पे सी टायर होता है या फिर उससे भी नीचे, तो वो लोग यहाँ पे खुद को बहुत कमजोर समझते हैं। जो काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है इन 2 सालों के अंदर। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे डी पे होगा, लेकिन वो सिर्फ ई पे ही रहा। इसके बाद वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है तो मालूम उसे कहता है निराश क्यों हो तो यार, तुम तो हमसे भी ज्यादा बेहतर हो, हम तो तुमसे ज्यादा कमजोर है। इसके बाद ये और मालूम का भी पोटेंशियल बिल्कुल ऐसा ही था, ये लोग सी तक ही जाएंगे और इनका जो अभी का ग्रेड था वो सिर्फ यहाँ पे ई ग्रेड था और लो टायर का था, इसीलिए वो दोनों यहाँ पे जाओ से कहते हैं देख लो तुम तो हमसे ऊपर हो भाई, तुम तो हीरो है हमारे, तुम काहे निराश हो रहे हो। उतने में इन लोगों को यहाँ पे न्यूज़ सुना देती है कि कोई यहाँ पे डी ग्रेड पे है और साथ ही में उसका पोटेंशियल बी तक जाएगा, तो इन सभी को झटके लगते हैं। खैर वो एक लड़की थी और झूमते हुए बाहर निकली थी क्योंकि इसकी किस्मत थोड़ी सी सही थी। इसके बाद हम लोग उस बच्चे को भी देखते हैं, इसका भी काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल था, ये भी डी ग्रेड पे था और इसका पोटेंशियल ए तक जाएगा। इस पे ये तीनों अपना सर पकड़ लेते हैं और ये वाला तो अपना सर दीवार पे ही दी मारता है, इसको यहाँ पे खुशी हजम नहीं हो रही। तो टीचर्स यहाँ पे टेस्ट ले रहे थे, वो सभी आगे से कहते हैं कि इस बार तो कई सारे यहाँ पे डी ग्रेड के बाहर निकल रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले ये वाला साल अच्छा जाने वाला है। हालांकि सभी लो टायर के हैं, लेकिन इनको अभी तक यहाँ पे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं मिला है, तो इनका पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़िया होगा। इसके बाद अगले नंबर यहाँ पे डिंगा था, तो उसको बुलाया जाता है और सभी लोगों को यहाँ पे उसी का ही इंतजार था। वो सभी लोग देखना चाहते थे कि डिंगा यहाँ पे क्या ग्रेड होगा, क्योंकि वो यहाँ पे इंपीरियल ग्रेड का यंग मास्टर भी है। डिंगा अपने पहले साल के अंदर ही ये डी ग्रेड पे पहुंच गया था। इसके बाद अगले साल थोड़ा सा और आगे बढ़ा था और इस साल पे देखते हैं कि ये कहाँ पे पहुंचा है। डिंग जैसे ही अंदर जाता है तो डीमन हार्ट अपनी आंखें खोलती है और डिंग आगे से अपनी एनर्जी को उसके अंदर रिलीज करता है। डिंग अपनी पूरी पावर को यहाँ पे रिलीज नहीं करने वाला था, वो थोड़ा सा होल्ड बैक करने वाला था, क्योंकि इसको यकीन था कि यहाँ पे जो भी लोग होंगे इससे कमजोरी होंगे तो फर्स्ट पोजीशन इसे ही मिलेगी और स्कूल की हिस्ट्री के अंदर इसका नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो फिर हमें इसका ग्रेड दिखाया जाता है जो कि डी हाई टायर था और इसका पोटेंशियल एस तक था। सभी लोग ये देख के बौखला जाते हैं कि इसका पोटेंशियल तो एस तक जा रहा है, ये तो टॉप टायर है। तो डिंग में जितने भी चले थे वो सभी तो आगे से हमें बौखला ही जाते हैं, तलवे जो चाटने हैं। जो तो जलन के मारे रोने लगता है, ये कहते हुए कि ये तो साला एस रैंक का निकल गया, हम लोगों से कई गुना ज्यादा आगे। तो फिर टीचर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि सही है ना, ये कुछ गलत तो नहीं दिखा रहा। तो टीचर्स आगे से कहते हैं हाँ ये स्टार ही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसके बाद सभी लोग डिंग की तारीफ करने लगते हैं कि तुम हमारे हीरो हो, तुम ही हमारे बाहुबली हो, ये वो वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल डिंग से कहता है कि इस साल का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा गया है, कई सारे यहाँ पे डी रैंक के पोटेंशियल बाहर निकले और कई सारे उससे ऊपर के भी, यहाँ तक कि एस रैंक का भी। तुमको पहले से ही पता था कि यहाँ पे जो डिंग है वो एस रैंक का पोटेंशियल यूजर है, इसीलिए तुम यहाँ पे उसको देखने के लिए आई हुई थी ना। तो प्रिंसिपल का नाम बताया जाता है जो कि युआन लॉन्ग था और ये नेशनल अवेकनर रह चुके हैं और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी हैं। लिंग उन्हें बताती है कि वो यहाँ पे डिंग को देखने के लिए नहीं आई हुई
हुई है, वो यहाँ पे किसी और को देखने के लिए आई हुई है, खासकर उसकी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही कमाल की होगी शायद। जिसके बाद सीजन का नंबर आता है और उसको बुलाया जाता है। इसके बाद हम लोग इसको दोबारा देखते हैं और ये बहुत गंदा पिटेगा, मैं बता रहा हूँ। ये सीजन से कहता है कि जाओ और जाके अपना टेस्ट दो, लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देना, कम से कम यहाँ पे अपने दोस्तों के तरीके लो टायर के ना बनना, नहीं तो पूरा का पूरा स्कूल तुम्हारे ऊपर हंसेगा। इसके बाद वो इनके ऊपर हंसने लगता है पागलों के तरीके। हम इनकी रैंक दोबारा दिखाई जाती है। ये कहते हैं कि इनका पोटेंशियल सिर्फ सी रैंक है और ये सभी ई रैंक के हैं। माला आगे से चीखते हुए कहता है कि तू बेटा बस इंतजार कर, जैसे ही यहाँ पे सीजन अपनी पावर दिखाएगा ना, तुम लोगों की आंखें बड़ी हो जाएंगी। इसके बाद सीजन टेस्ट देने के लिए अंदर घुसता है तो फिर जाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कर भी पाएगा। तो फिर डेमन आर्ट जैसे ही सीजन को देखती है तो इसकी आंखें फट जाती है। मौके से कहता है ये दरिंदा किसने भेज दिया भाई, यहाँ पे बच्चे भेजो यार। इसके बाद सीजन अपनी एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करता है। सीजन हम लोगों को बताता है कि इस एरा के अंदर अवेकनेस के लिए सबसे बढ़िया फ्यूचर सिक्योर करने का एक ही रास्ता है कि वो हाई रैंक की गिल्ड को यहाँ पे ज्वाइन करे। लेकिन गिल्ड तुम्हें ज्वाइन करेगा उसके लिए तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या औकात है, और उसके लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो है ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट। बेसिकली ये दूसरा टेस्ट होगा, इसमें तो पोटेंशियल दिखाया जा रहा है। उस वाले में इनकी यहाँ पे फाइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी। एक स्क्वाड यहाँ पे 10 मेंबर तक ले जा सकती है, बेसिकली 10 से ज्यादा नहीं, और वो लोग फ्रीली कोई भी टीम में यहाँ पे चूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जो भी स्क्वाड या फिर टीम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आएगी उनको डायरेक्ट मेंबरशिप मिलेगी यहाँ पे टॉप टायर गिल्ड के अंदर, द इंपीरियल गिल्ड के अंदर। इसलिए यहाँ पे जो रैंक टेस्ट हो रहा है ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पावर नापने का कोई जरिया नहीं है, बल्कि ये भी दिखाएगा कि कौन सी टीम तुम्हें यहाँ पे चूज करेगी। अगर तुम्हारा पोटेंशियल अच्छा है तो फिर स्ट्रॉन्ग टीम तुम्हें चूज करेगी और तुम उनके साथ में कॉम्बैट असेसमेंट टेस्ट दोगे, जिससे यहाँ पे तुम्हें और ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा कोई पावरफुल गिल्ड ज्वाइन करने का। इसके बाद तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसलिए इस रैंक टेस्ट का भी एक क्रूशियल पर्पस है। इसके एग्जांपल में हम लोग इस चिलगोजे को देखते हैं जो कि आगे से डिंग के पास में एक बंदे को लेके आता है जो कि लो टायर का डी रैंक पर्सन था, और कहता है कि इसके साथ में हम लोगों की 10 आदमियों की टीम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इनके पास पहले से ही 9 डी रैंक के हैं और उसको मिला कि ये यहाँ पे 10 रैंक के डी रैंक हो जाएंगे। इसके बाद इनकी टीम यहाँ पे ऑफिशियली फर्स्ट टीम बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे टीममेट्स का स्ट्रॉन्ग होना भी ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए जरूरी है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम के अंदर तुरंत ही ले लिया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे वीक होगा उसे तुरंत ही यहाँ पे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनको कोई भी यहाँ पे चूज नहीं करेगा। और यही जिंदगी का इंटरनल नियम है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो फिर मालूम आगे से कहता है ये सीजन इतना ज्यादा वेट क्यों कर रहा है भाई, अभी तक कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं हुई। सभी लोग भी आगे से कहते हैं इसकी पावर तो इतनी ज्यादा कम है कि मशीन डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही। यहाँ पे देखने का फायदा ये क्या है, चलो चल के मोमोज खाते हैं। इसके बाद वो बंदा डिंग से कहता है कि अब तो यहाँ पे सिर्फ कचरा ही भरा हुआ है, तो फिर चलते हैं, वैसे भी हमारी टीम कंप्लीट हो गई है। डिंग आगे से बोला था कि हाँ चलते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं इस सीजन का यहाँ पे ग्रेड दिखाया जाता है तो वो डी रैंक हाई ग्रेड था, जिससे सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है और सबसे ज्यादा तो इन तीनों की बड़ी होती है। जिसके बाद वो चीख उठते हैं कि देखा तुमसे बोला था ना कि सीजन का रैंक बिल्कुल भी यहाँ पे कम नहीं होगा। याद रखिए इनकी भी आंखें फट जाती है कि ये क्या हुआ भाई। इसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं जिसमें अभी यहाँ पे लाइटनिंग असैसिन वाली पावर को सिर्फ रिलीज किया था और इससे ही बेचारे डेमन आर्ट के पसीने छूट गए थे। वो मन में सोच ही रहा होगा ये दरिंदा कहाँ से आ गया भैया, इसको कहाँ भेज दिए तुम लोग, कहीं और भेजो इसको। वो सीजन टेस्ट करना चाहता था कि उसे जितनी भी फॉर्म है वो सभी यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी फॉर्म को यहाँ पे डेथ हाउंड के अंदर स्विच मारता है। तो जैसे ही वो यहाँ पे डेथ हाउंड के अंदर यहाँ पे स्विच मारता है तो फिर उसका जो स्टैट था वो दोबारा बदलता है और मिड टायर सी रैंक पे आ जाता है। ऑफ कोर्स पोटेंशियल यहाँ पे एस से ऊपर ही होगा। हालांकि इन लोगों की आंखें फटी जा रही थी, इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी कि ये बार बार इसकी रैंक यहाँ पे बदल क्यों रही है, और बदल रही है तो ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों नहीं आ रही। डिंग के भी पसीने छूट रहे थे कि ये तो मेरा नंबर खा जाएगा। तो टीचर्स भी हैरान थे कि ये पहली बार हो रहा था कि जब किसी की रैंक इस तरीके से लगातार बदल रही हो। इन्हें तो लगता है कि मशीन ही खराब हो गई है। तो सिस्टम सीजन से कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेक्ट नहीं की गई है, दोबारा टेस्ट करो। तो फिर डीमन आर्ट के पसीने और भी ज्यादा तेजी के साथ बहते जा रहे थे। सीजन आगे से कहता है अगर दोबारा टेस्ट ही देना है तो फिर मैं अपनी दूसरी क्लास को भी यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ ना। तो इसके बाद रक्षा भैया वाली फॉर्म के अंदर यहाँ पे स्विच मारता है, ये चेक करने के लिए देखते हैं कि इसकी पावर कितनी ज्यादा हाई है। तो डीमन आर्ट की तो और भी ज्यादा फट जाती है कि ये पक्का दरिंदा है, इसको किसने भेजा यहाँ पे। तो सीजन ने जैसे क्लास के ऊपर स्विच मारा था तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा फिनोमेनन एक्टिवेट हो गया था। काले बादल हर जगह पे आ जाते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे आसमान बैंगनी पड़ जाता है। इन तीनों तो कांप उठते हैं। यू तो कहता है कि भैया ये तो सेलेस्टियल फिनोमेनन है, ऐसा लगता है कि हिस्ट्री अब बदलने वाली है। हमारे कमरे ने एक मॉन्स्टर को पैदा किया है। इसके बाद हम लोग रक्षा वाले भैया की फॉर्म के अंदर जो पावर थी उसको देखते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो पहले एस जाता है तो टीचर्स की फटी, साथ ही में टिंकी भी। इसके बाद वो डुअल एस पे जाता है वार्निंग के साथ में और धीरे धीरे करके वो ट्रिपल एस रैंक पे चला जाता है और मशीन भी आगे से हाथ जोड़ देती है कहते हुए कि भैया हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, सिस्टम हो चुका है ओवरलोड। तो जो बंदा बीते समय यहाँ पे सीजन को उंगली कर रहा था उसकी तो भाई पूरी तरीके से फटके चारों रखी थी। जिसके बाद मशीन भी यहाँ पे ओवरलोड की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो सारे टीचर्स अंदर भागते हैं कहते हुए कि जल्दी भागो भाई, डीमन आर्ट को बचाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी सैलरी से पैसा कटेगा और स्टूडेंट को तो खरोच तकना है, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर हमारी नौकरी जाना तय है। इसके बाद वो लोग अंदर घुसते हैं और सीजन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। तो वो लोग जब यहाँ पे डीमन आर्ट की तरफ देखते हैं तो ये बेचारा सो के काटा हो चुका था, मर चुका था। ये टीचर्स को ये लगता है कि ओवर यूज की वजह से ये पूरी तरीके से जल के सूख गया है। हालांकि सीजन को पता था कि
उसने पावर को कुछ ज्यादा ही रिलीज कर दिया। इसी वजह से जो डीमन हार्ट था वो यहाँ पे बेचारा दम घुटने की वजह से मारा गया और सीजन को मौका मिला उसे डिवोवर करने का, तो सीजन ने उसको भी यहाँ पे डिवोवर कर लिया। फिर डीमन हार्ट की एबिलिटी की मदद से सीजन अब यहाँ पे किसी की भी असली रैंक को देख सकता था, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट डीमन रैंक की एबिलिटी जो आ गई है और ये ए रैंक का डीमन था। इसके बाद सीजन मशीन से बाहर निकलता और आगे से डीमन हार्ट की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, तो फिर उसे यहाँ पे हर किसी की रैंक दिखाई दे रही थी, वो भी असली वाली। इसके बाद वो यहाँ पे डिंग की तरफ देखता है तो उसको भी यहाँ पे डिंग रैंक दिखाई देती है, जो कि यहाँ पे मिड सी रैंक थी। सीजन को पता लग जाता है कि ये बेसाला अपनी असली ताकत छुपा रहा है, लेकिन फिर भी है तो सिर्फ सी रैंक पे ही ना, मीडियोकर एट द बेस्ट। तो टीचर उन लोगों को बताता है कि देखो भैया, डीमन हार्ट अब यहाँ पे खत्म हो चुका है कुछ ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, इसलिए आज का जो टेस्ट है वो यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। रही बात सीजन की डेटा की, तो फिर उसको यहाँ पे हायर अप्स डिसाइड करेंगे कि इसको कौन सी रैंक देनी है। जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो लोग कल तक आओ, तो फिर हम तब तक यहाँ पे डिवाइस को नया बना देंगे, तो फिर तुम लोग कल अपने टेस्ट दे देना। फिर ये तीनों तो बौखला ही जाते हैं और सीजन को पकड़ लेते हैं, कहते हैं तू तो हमारा हीरो है, सिर, तू तो हमारा हीरो है, हीरो जीनियस है तू तो हमारा। उतने में ये दोबारा आता है जो कि सीजन से कहता है मुझे पता था कि लूजर कभी भी सी रैंक तक पहुंच ही नहीं सकता, ऐसे रैंक के पोटेंशियल के बारे में तो भूल ही जाओ, वो तो सिर्फ एक मशीन का ग्लिच था। तुमने डीमन हार्ट को मार दिया, तुम्हारे अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है या नहीं? तुम्हारी वजह से बाकी लोग अब यहाँ पे टेस्ट नहीं दे पाएंगे, तुम हमें कंपनसेट कैसे करोगे जो तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया है? सीजन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए सोचता है कि मार दो क्या चट्टा, मार दो कि रहने दो। उतने में यहाँ पे डिंग आता है जो कि उससे कहता है कि मुंह बंद रखो अपना, हमारे टीममेट को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट ना करो। इस पे वो हैरान होते हुए कहता है टीममेट ये कब बना? इसकी बाटिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो सीजन से कहता है कि हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट के लिए? इससे हम लोग हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर को हासिल करेंगे जो कि हमारा होगा। जिससे सभी लोग हैरान होते हैं कि इसने तो डायरेक्ट सीजन को यहाँ पे अपनी टीम के अंदर पर्सनली इनवाइट किया है। इस पे बंदे की फटी वो मन के अंदर सोचता है इसने टीम को ज्वाइन किया तो फिर कोई ना कोई टीम से बाहर निकाला जाएगा, तो फिर मैं बाकी को कैसे समझाऊंगा? बेसिकली इसने रिश्वत ली है उन्हें ज्वाइन करवाने के लिए, तो अगर ये बाहर निकलेगा तो इसकी कुटाई होगी। लेकिन क्योंकि रिंग ने इसने पर्सनली यहाँ पे इनवाइट किया है तो ये उसको यहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकता है, इसलिए बड़े ही अब ये तरीके से यहाँ पे सीजन को इनवाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन सीजन उसके हाथ को पीछे झटक देता है, ये कहते हुए कि मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इससे डिंग और वो दोनों ही हैरान होते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद वो चीखते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है ना कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, पूरे स्कूल के अंदर नंबर 1 है हम लोग। सीजन आगे से कहता है इससे मेरा क्या लेना देना? वैसे भी तुम बहुत मुंह चलाते हो, अपना मुंह बंद रखा करो मेरे सामने, नहीं अगली बार ऐसी लात मारूंगा ना कि मुंह के साथ साथ दांत भी बाहर आके गिरेंगे। तो इसे गुस्से में चीखता ही रह जाता है और कुछ भी कर नहीं पाता। सभी लोग आगे से बात करने लगते हैं कि इसने तो डायरेक्ट यहाँ पे टीम को मना कर दिया, इसके पास सच में गुदा है। इसका मतलब यही हुआ कि सीजन खुद यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के लिए जाने वाला है, क्योंकि उसका टेस्ट ग्रेड यहाँ पे सी ग्रेड से ऊपर था। तो मजा तो इन दोनों को हरा था, ये मन के अंदर सोच रहे थे देखो उन दोनों के एक्सप्रेशन को, आज तो पूरा पैसा वसूल हो गया। तो पेटिंग अपने लौंडे से कहता है कि छोड़ो उसे, ऐसा लगता है कि उसके पास उसके खुद के आइडिया है। तो फिर लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि चाहते थे कि टिंग और सीजन दोनों एक साथ यहाँ पे टीम अप कर ले, तो वो दोनों मिलकर स्कूल के अंदर एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे सेट कर देते और इस साल को भी उन लोगों को फायदा होता। लेकिन लिंग आगे से कहती है ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिंग यहाँ पे अपने मुंह के अंदर चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो उसके पास शुरुआत से ही सब कुछ था, इसलिए उसके मुंह पे इस तरीके से मना करना एक तरीके से सीधा वॉर का डिक्लेरेशन है। और वैसे भी हमारा प्रेसिडेंट कोई इतना इजी बंदा नहीं है जिसके साथ ऐसे निपटा जा सके। इस बंदे को भी लग रहा था कि वो पक्का यहाँ पे एरर की वजह से सी रैंक पाया होगा, इसको सच में लगता है कि ये सी ग्रेड का है। हालांकि उसे टाइम बेटिंग आगे से कहता है क्या हो अगर वो एरर ना हो, लाखों में से अगर एक चांस भी हो जिसके अंदर उसे यहाँ पे सी ग्रेड ही मिला हो और उसकी स्ट्रेंथ बराबर हो, तो मैं उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा, भले ही सिर्फ एक ही चांस क्यों ना हो। मैं किसी को भी अपना फर्स्ट प्लेस लेने नहीं दूंगा। तो ये अपना मुंह बनाते हुए यहाँ पे डिंग से कहता है कि उसके पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग लाइट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे डीमन लेयर्स के अंदर कई बार यहाँ पे डीमन से फाइट की है तुम्हारे साथ में, कैसा रहेगा कि मैं जाऊँ और उसे यहाँ पे तुम्हारे तरीके से सबक सिखा के आऊँ तुम्हारे खातिर। तो डिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई ऐसा बंदा दिखाई देता हूँ क्या जो कि ऐसा काम करेगा? तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद उसे कहता है कि मेरा आज मन नहीं है तो मैं कैरियोके नहीं जाऊंगा, तुम और तुम्हारे बाकी टीममेट से जा सकते हैं, और हाँ तुम लोग बाहर कुछ भी करोगे इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि समझे तुम नहीं समझे, ये समझ गया। ये आगे से कहता है हाँ भाई हाँ, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बाद अगला 10 मिनट के बाद का होता है, हम लोग उसी हरामखोर को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस बंदे को बताता है कि सीजन अभी के लिए स्कूल में नहीं है, वो शायद से अपने घर जा रहा है, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया। तो ये आगे से कहता है कि भगवान भी हमारी मदद कर रहा है, अब तो हमारे लिए उसके साथ निपटना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, जैसे चाहे वैसे उसके साथ हम लोग निपट सकते हैं। नहीं जाओ तो बढ़िया है, फालतू में हड्डी पसली तोड़वाओगे, खर्चा बढ़ेगा तुम्हारा। इसके बाद सीजन हम लोगों को रैत के बारे में दोबारा बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर एक पीक गिल्ड नाम की टीम थी जो डीमन लेयर के अंदर काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे। तो इसके बाद उनका सामना एक अजीब सी चीज के साथ में हुआ। डीमन लेयर के अंदर उनका सामना एक पावरफुल डीमन के साथ में हुआ जिसको कभी भी पहले नहीं देखा गया था, और उसका नाम था रैथ। पीक गिल्ड की जो टीम थी वो पूरी की पूरी वहाँ पे मारी गई। इसके बाद रैथ डीमन लेयर से बाहर निकल के ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ गया, और इतनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ सीजन को अभी पता है, जिसके बाद में उसे कुछ भी नहीं पता। इसलिए सीजन को पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन सी
सबमर्सिबल लेयर है जहाँ पे रैट इतने समय छुपा हुआ है, जिसके लिए सीजन को एक प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान की शुरुआत होती है बहुत ज्यादा नहीं आंधा पैसा इकट्ठा करने से। इसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि आगे से एक एक्सचेंज शॉप के अंदर जाता है जो कि मिथिल मॉन्स्टर एक्सचेंज शॉप थी, जो कि मिथिल गैली के अंडर ही आती है, जो कि आगे जाके यानी कि फ्यूचर में कंट्री की सबसे लार्जेस्ट मटेरियल एक्सचेंज शॉप बनेगी फ्यूचर में। इसके बाद हमें तो पता है कि वेपन और इक्विपमेंट यहाँ पे अवेकनर्स के लिए उनके यहाँ पे जीवन के चक्र के तरीके होते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। इसलिए मॉन्स्टर्स के जो पार्ट होते हैं उनको तुम एक्सचेंज करके बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हो इक्विपमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हीं के मटेरियल से इक्विपमेंट बनाए जाते हैं और ये तरीका सीजन के लिए सबसे ज्यादा जल्दी पैसे कमाने का तरीका है। इसके बाद सीजन को यहाँ पे जो डंजन के अंदर से सॉरी टावर के अंदर से डेथ हाउंड के जो दांत मिले थे वो उनको यहाँ पे बेचने के लिए दे देता है। जो बंदा यहाँ पे दांतों को चेक करता था वो आगे से कहता है तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें ये चीज मिली कहाँ से? सीजन आगे से कहता है मॉन्स्टर से मिली है भाई। तो वो बंदा आगे से कहता है कि मैंने ऐसी चीजें पहले कभी भी नहीं देखी है। लेकिन जो दूसरी लड़की वहाँ पे थी वो आगे से बताती है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये ई ग्रेड के क्लाउड टाइप मॉन्स्टर डेथ हाउंड से आते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इनका इस्तेमाल यहाँ पे ई ग्रेड के क्लाउड टाइप स्पेक्टर्स के लिए किया जा सकता है और साथ ही में इनको पाउडर भी बनाया जा सकता है। तो वो बंदा तुरंत ही अपना इंटरेस्ट इनके अंदर खो देता है ये कहते हुए कि है तो ये ई ग्रेड का ही ना। और ये आगे से कहता है कि इनके एक्सचेंज शॉप के अंदर यहाँ पे वीआईपी सिस्टम है, यहाँ पे वही अवेकनर्स आते हैं जिनके पास आईडी और स्टेटस रहता है और जो भी चीजें इसके हाथों में लगती है वो ज्यादातर यहाँ पे ई ग्रेड से ऊपर की ही रहती है। तो फिर इसको यहाँ पे ई ग्रेड की चीजों के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वो मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे इस तरीके की हाई वीआईपी गेट्स को यहाँ पे थोड़ा सा अटेंड कर ले तो फिर वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाएगा। लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है कि उसके सामने सिर्फ यहाँ पे सीजन आ गया, जिससे उसे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो वो ये सारा काम न्यूबी के हाथों में छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम इसको अटेंड करो, मैं जाता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके बाद वो लड़की यहाँ पे सीजन को उसके पैसे देती है डेथ हाउंड के दांतों के बदले में और उससे कहती है कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? तो फिर सीजन को सिर्फ 18,000 मिले थे दांतों के बदले में और इतना काफी था यहाँ पे रेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके बाद सीजन आगे से यहाँ पे रक्षा भैया की एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है ये कहते हुए कि बताओ भाई इसका मुझे क्या मिलेगा? तो वो लड़की जैसे ही स्वॉर्ड को देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे से बताते हैं कि उसने ये चीज पहले कभी भी नहीं देखी है, लेकिन ये पक्का बी ग्रेड से ऊपर की होगी, नहीं या फिर शायद से ए ग्रेड की भी हो सकती है। तभी वो बंदा यहाँ पे दोबारा आता है और आगे से कहता है ए ग्रेड? तुम्हें सच में लगता है कि ये ए ग्रेड का है? ए ग्रेड का यहाँ पे वेपन का जो मार्केट प्राइस है वो 1 मिलियन का है। मेरे सर के बाल यहाँ पे सफेद हो गए, लेकिन आज तक मैंने ऐसा इक्विपमेंट पहले कभी भी नहीं देखा। तभी यहाँ पे कोई बंदा आता है जो कि आगे से कहता है बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल भी ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड का इक्विपमेंट नहीं है। तो इसको लगता है कि इसकी तारीफ हुई है। ये सब मध्य में कहता है बॉस आपकी आंखें हमेशा से तेज थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसा 2 कौड़ी का स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा सामान कैसे ला सकता है। तो वो बंदा आगे से कहता है ये बात साफ है कि ये स्वॉर्ड यहाँ पे पर्गेटरी लैंड से आई है। रक्षा भैया का नाम भी यहाँ पे पर्गेटरी रक्षा था। और वो बंदा आगे से कहता है ये एस ग्रेड का स्पेशल इक्विपमेंट है जिससे यहाँ पे इसकी चीख निकल जाती है गई इसकी नौकरी और लो चीजों को हल्के में। फिर इसके बाद वो बंदा आगे बढ़ता है और सीजन की हाथ पकड़ के उसको यहाँ पे सीधा वीआईपी ट्रीटमेंट देता है ये कहते हुए तुम तो हमारे देवो भव हो, प्लीज वीआईपी रूम के अंदर चलो, वहीं पे हम लोग देखेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। वो बेसिकली इस बंदे को पहले से ही पहचानता था और वो आगे से बताता है इस बंदे का नाम किंगजी है, मतलब कि पास लाइफ में ये इसका दोस्त हुआ करता होगा। इसके बाद सीजन को वीआईपी रूम में बैठाया जाता है, उसको चाय पिलाई जाती है। तो किंगजी उसे पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि तुमको कितने पैसे चाहिए इस इक्विपमेंट के? सीजन आगे से कहता है 1 मिलियन। किंगजी काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि आपको पता है ना कि एरा का इक्विपमेंट यहाँ पे 1 मिलियन के अंदर बिकता है मार्केट प्राइस के हिसाब से, और ये एस रैंक का है, इसकी कीमत यहाँ पे 1 मिलियन से कई गुना ज्यादा होगी, 10 या फिर 15 मिलियन भी जा सकती है। कहता कि ये इक्विपमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से बवाल मचा देगा बायर्स के बीच में और इसकी कीमत प्राइसलेस भी हो सकती है अगर वो लोग इसका यहाँ पे ऑक्शन करते हैं। तो सीजन आगे से बताता है कि वो इसका इस्तेमाल यहाँ पे बेचने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ पे इसको गिरवी धरेगा सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन के लोन के लिए, और वो 1 महीने के अंदर 1 मिलियन का लोन उसे यहाँ पे पे बैक कर देगा। जिससे किंगजी अपने मन के अंदर सोचता है कि एस रैंक के वेपन को गिरवी धरना और वो भी लोन के लिए, ऐसा आइडिया कॉलेज स्टूडेंट के पास आ भी कैसे सकता है। ये अपने वेपन को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता, ये उसे बाद में अपने लिए इस्तेमाल करेगा, बस उसको यहाँ पे गिरवी धरना चाहता है, यानी कि इसको पैसों की जरूरत है। लेकिन ऐसा माइंडसेट इसके पास आया तो आया कैसे? कहीं ये वेल्दी फैमिली से भागा हुआ उनका कोई बच्चा तो नहीं है या फिर कोई सुपर जीनियस है जो कि अपनी असली ताकत को छुपा रहा है? किसी भी एंगल से देखो, लेकिन इसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। सीजन उसे दोबारा कहता है कि वो बस 1 महीने के लिए इसको गिरवी धर रहा है और उसे 1 मिलियन यहाँ पे कैश चाहिए, साथ ही में वो यहाँ पे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा जो कि 10% का रहेगा और 1 महीने के अंदर वो सारा ब्याज और साथ ही में पैसा वापस कर देगा। किंग्स उस लड़की को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजता है और सीजन से कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो ना जो कि नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी को इतने समय यहाँ पे अटेंड कर रहा है और तुम एक सीनियर हो जो कि बहुत ही जल्द ग्रेजुएट होने वाला है। तो इसके बाद वो सारा बायोडाटा यहाँ पे निकाल देता है ये कहते हुए कि अगले महीने यहाँ पे कॉम्बैक्ट असेसमेंट होने वाला है जो कि हर साल होता है, वो भी एग्जैक्ट 1 महीने के बाद में, और साथ ही में जो प्राइज मनी दिया जाता है वो भी यहाँ पे 1 मिलियन है जो कि तुम्हारी डेट से पूरी तरीके से मैच करता है। तो फिर मुझे पक्का यकीन है कि तुम यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो कि तुम असेसमेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करोगे। तुम्हें इजीली यहाँ पे 1 महीने के बाद में पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद तुमको ज्यादा यहाँ पे डेस्परेट हो रखे हो लोन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अर्जेंट में पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर तुम यहाँ
पे अपने वेपन को लोन पे देने के लिए आए हुए हो, और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमको यहाँ पे 1.5 मिलियन देता हूँ अभी के अभी, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए। अगले महीने में तुम आराम से पैसे वापस दे देना, फिर चाहे 2 महीने में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम हमारी फ्रेंडशिप की यहाँ पे शुरुआत समझो, और मेरी तरफ से एक तोहफा भी। सिचन बड़ा हैरान होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा तोहफा है। वह भी वो सिचन से कहता है कि चिंता न करो, हमारे बीच में जो भी बात हुई है वो पूरी तरीके से सीक्रेट रहेगी, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी ट्रेडिंग की जरूरत पड़े तो फिर सिर्फ हमारी शॉप को पहले सोचना। मैं तुम्हें यहाँ पे जितना हो सके उतना ज्यादा हाईएस्ट ऑफर देने की कोशिश करूंगा जितना हम लोग कर पाएंगे। सिचन को यहाँ पे किंगजी से ये उम्मीद थी कि वो यहाँ पे जीरो इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ पे सीजन की जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी निकाल ले। साथ ही में सीजन के हालातों को समझ के कि उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद उसने फायदा नहीं उठाया बल्कि अच्छे ऑफर देके लॉन्ग टर्म कॉपरेशन को यहाँ पे ऑफर किया, और किंगजी की इन्हीं स्ट्रेटेजी की वजह से वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी मिथेरियल मॉन्स्टर एक्सचेंज शॉप को बना पाया था पूरी दुनिया के अंदर। तो भी सिचन को भी पता है अगर वो यहाँ पे रैट को एलिमिनेट करना चाहता है तो वो सोलो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डिटरमाइन नहीं हो सकता, उसे यहाँ पे कई सारे पार्टनर्स और फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी जिनके ऊपर वो यहाँ पे रिलाई कर सके। इसीलिए वो किंगजी के साथ में हाथ मिला लेता है, जिसके बाद सिचन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे साइन कर लेता है। इसके तुरंत ही बाद सिचन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो किंगजी उसे पूछता है तुम तो अपना वेपन यहाँ पे उधार रख रहे हो, तो फिर तुम असेसमेंट के दौरान में कौन सा वेपन इस्तेमाल करोगे? हमारी शॉप के पास कई सारे वेपन है, तुम चाहो तो हम तुम्हें दे सकते हैं। हालांकि हमारे पास ऐसा रैंक इक्विपमेंट तो नहीं है, लेकिन कई सारे हाई क्वालिटी के और ए ग्रेड के यहाँ पे इक्विपमेंट जरूर है। सिचन आगे से कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे दूसरे ब्लेड को बाहर निकालता है। भूल गए हो तो रक्षा भैया के पास दो ब्लेड थे, और वो लोगों से कहता है कि मेरे पास उस जैसा ही एक और वेपन है, जिससे इन तीनों को दोबारा झटका लगता है, और ये तीनों आगे से कहते हैं इसके पास दो थे, ये सिर्फ एक को उधारी पे रख रहा था। जिसके बाद वो लोग सिचन को विदा करते हैं ये कहते हुए कि आते रहिएगा। किंगजी लिटिल यानी कि वही लड़की जो कि यहाँ पे सिचन को अटेंड कर रही थी, वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छे से गैस को मैनेज किया जब तक मैं यहाँ पे नहीं था, इसलिए मैं तुमको सुपरवाइजर की पोस्ट पे अभी के भी प्रमोट करता हूँ, जिससे उस बेचारे की नौकरी अब चली जाती है। लेकिन तभी सिचन को कुछ याद आता है कि वो कुछ खरीदना चाहता था, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि उसे कुछ और भी खरीदना है। तो इसके बाद हम लोग सिचन को देखते हैं जो यहाँ पे बस स्टेशन पे जाके रुकता है, शायद से वो सियोन का इंतजार कर रहा था। सिचन हम लोगों को बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ में पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत थी। जब सिचन यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं हुआ था और वो अवेकन नहीं हुआ था, तो फिर किसी भी गिल्ड ने उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो फिर उसे यहाँ पे तरह तरीके की जॉब करनी पड़ी थी सिर्फ रेंट को कवर करने के लिए। और रेंट को देने के बाद में इनके पास बहुत ज्यादा कम पैसे बचा करते थे, तो फिर इनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। हालांकि सियोन उसे कहती है कि चिंता न करो, मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी जहाँ पे मुझे बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग सियोन को देखते हैं जिसको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी अकेडमी के अंदर एडमिशन मिल गया था, क्योंकि वो एक आर्ट स्टूडेंट थी। हालांकि सियोन उस एडमिशन फॉर्म को फाड़ देती है, ये कहते हुए कि वो इस जगह से दूर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ पे सिचन के साथ में रहना है। असल में वजह ये थी कि उनके पास पैसे ही नहीं थे, और अगर वो अकेडमी के अंदर जाती तो फिर यहाँ पे सिचन के ऊपर और भी ज्यादा बोझ आता, इसलिए उसने यहाँ पे अपने सपने के ऊपर गिव अप कर दिया। इसके बाद सिचन सियोन को ढूंढने लगता है क्योंकि वो आधे घंटे पहले यहाँ पे आ गई थी। उतने में इसे कोई बुलाता है, तो ये अपनी साइड में देखता है तो सियोन आ गई थी, जो कि उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, मैं तो सीधा घर पे ही आने वाली थी ना, तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिचन जैसे ही अपनी छोटी बहन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो उसे कहती है खाने खाने क्या देख रहे हो, ये बक्सा उठाओ भाई, इतना वजन है, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। हालांकि सिचन कोई भी जवाब नहीं देता, वो उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो, तुम वैसे वहाँ पे क्यों खड़े हो बेवकूफों की तरीके। हालांकि सिचन इसको देखते ही गले लगा लेता है क्योंकि वो कई सालों के बाद अपनी बहन को देख रहा था, तो फिर वो अपनी बहन से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। लेकिन उसकी बहन को तो मिले हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ था ना, इसलिए वो भाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करती है, अपनी दोनों उंगलियों को कमर पे एक साथ दे के मारना, जिससे यहाँ पे सिचन को मैक्सिमम डैमेज लगता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे घातक हमला है जो बहनें इस्तेमाल कर सकती है भाइयों के ऊपर। कैसे भी उनको दबोच रखो, अगर ये गलती से भी तुम्हारी कमर के ऊपर लग गया तो उन्हें छोड़ ही दोगे। मेरी बात में हमें भरते होगे नहीं तुम लोग। खैर वो सिचन से पूछती है कि तुम तो मुझे ऐसे ही मार दोगे भाई, छोड़ो तो सही। और वो उसे पूछती है कि सिर्फ 2 ही दिन हुए हम लोगों को मिले हुए, तुम ऐसे अजीबों की तरीके बिहेव क्यों कर रहे हो। चलो घर चलते हैं, वैसे भी पेड़ के अंदर चूहे कुश्ती कर रहे हैं खाने के लिए। और फिर सिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस लाइफ के अंदर पक्का है वो यहाँ पे सियोन को कोई भी तकलीफ होने नहीं देगा, फिर उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तो इसके बाद हम उन लोगों को दोबारा देखते हैं जिन्होंने सियोन की गाड़ी के ऊपर कब्जा कर लिया था, और वो बंदा उन लोगों से कहता है कि सिचन जैसा ही दिखाई दे साले को धर दबोचो। तो इसके बाद उसकी ऐसी सर्विस करो कि कोई भी उसे पहचान ना पाए। उससे तो आज मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा जो उसने मेरे साथ किया था। मुझे लगता है कि ये भाई अगले कुछ दिनों बाद बोल भी पाएगा। तो फिर इन लोगों ने सिचन की सर्विस के लिए सारे तरीके के औजार लेके आए थे, फिर वो चाहे पाना हो या फिर बेसबॉल हो, ये सारे वेपन इस्तेमाल करने वाले थे। वह भी ये सिचन को याद करते हुए कहता है कि वो साला कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, आज दिखाता हूँ कि उसकी औकात क्या है। खुद को समझ रहा है कि सी रैंक पे है तो साला सिर्फ ई रैंक पे ही। साले की ऐसी सर्विस करेंगे कि कोई बिस्तर से उठ ही नहीं पाएगा, इस तरीके से मारेंगे उसको। किस्मत तो उसी की खराब है कि साला मैं यहाँ पे पूरे स्कूल के अंदर टॉप टायर असैसिन हूँ, और उसका पाला मुझे सही पड़ गया, और ये डी रैंक का असैसिन है, क्लाउड वाला। इसके बाद हम इन दिनों को देखते हैं जो कि मस्त गुनगुनाते हुए आ रहे थे। फिर सिचन से पूछती है कि तुम कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, ये ग्रेजुएशन के प्रेशर की वजह से है क्या? लेकिन मुझको नहीं लगता है कि तुम जैसा कोई मोटी बुद्धि वाला बंदा प्यार वार के चक्कर में पड़ेगा। और वो सियोन को यहाँ पे कंफर्ट करते हुए कहती है कि चिंता न करो, मैंने तुमसे पहले भी बोला है कि जिंदगी का लंबा रास्ता है, छोटी मोटी कठिनाई आएंगी लेकिन कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बस हम लोगों को चलते जाना
है। इसके बाद वो के गाने के बारे में गुनगुनाने लगती है, ये वो फलाना ढिमकाना। और फिर सेचन अपने मन के अंदर सोचता है कि सुन हमेशा से इतनी सेंसिटिव थी, थोड़ा सा बदलाव ये मेरे अंदर तुरंत ही देख लेती है। लेकिन इसको अभी तक ये नहीं पता है कि मैं यहाँ पे अवेकन हो चुका हूँ और इसको अभी भी लग रहा होगा कि वो लोग नॉर्मल लाइफ जिएंगे जहाँ पे उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद सेचन उससे यही कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये नॉर्मल रिस्पॉन्स था जो कि आदमी देते हैं जब सब कुछ ठीक ही रहता है या फिर कुछ खराब ही रहता है और जिंदगी के लगे ही हो। इसीलिए सुन अपने मन के अंदर सोचती है कि अभी भी एक्टिंग कर रहा है। आदमियों का प्राइड इतना ज्यादा बड़ा होता है क्या कि साला अपने घर वालों के सामने अपना दिल नहीं खोल सकते। इसके बाद अपनी बुद्धि से ज्यादा बड़ी बातें करने लगती है, कहते हुए कि जब आदमी यहाँ पे एक सर्टेन एज पे पहुँचते हैं तब वो लोग यहाँ पे खुद के विचारों के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं और दीवार बना लेते हैं जहाँ पे वो किसी से भी किसी चीज के बारे में बात नहीं करते और खुद की परेशानियों को खुद ही यहाँ पे हैंडल करने लगते हैं। और सियोन को लगता है कि उसका भाई भी उसी पल से होके गुजर रहा है। वो बेसिकली अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ तो बोलो भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि गली के अंदर ही छुपे हुए थे और उनमें से एक बंदा बताता है कि ये तो एक लड़की के साथ में है। तो ये आगे से कहते हैं तो और भी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पे वैसे भी कोई कैमरा नहीं है तो फिर हम लोगों को किसी भी बात का डर नहीं है। इतने में सेचन को पता चल जाता है कि यहाँ पे वही बंदा आया हुआ है और ये सभी लोग स्टूडेंट काउंसिल की गैंग है और इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि ये साला यहाँ तक चले आए मेरे पीछे। इसके बाद वो अपने पास ही एयरपोर्ट्स बाहर निकालता है और यहाँ पे सियोन को पहना देता है, ये कहते हुए कि ये वही गाना है ना जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है, मैंने इसको लूप पे लगा दिया है, तुम आराम से सुनो। सियोन उसे कहती है कि तुम्हें गाने कब से पसंद आने लगे, जब मैंने तुमको गा के सुनाया था तब तुमने चिल्ला के बोला था कि बेसुरी हो, कान फाड़ दोगी क्या। हालांकि सियोन गाने सुनने लगती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि गाने सुनने से तुम किसी के यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड को समझ सकते हो, तो वो यहाँ पे सेचन को समझने के लिए ही गाना सुनने लगती है। उतने में सेचन पीछे मुड़ता है और आगे से उन सभी की रैंक को चेक करता है और इस सभी में से यहाँ पे सिर्फ ये बंदा ही ई रैंक का था जो कि हाई था सबसे। इसके बाद अगर इस पूरे सीन को एक्शन या फिर मूवी के साथ में कंपेयर किया जाता तो फिर पीछे एकदम मस्त एकदम मधुर सा गाना बजता और सामने से यहाँ पे सेचन इनकी सर्विस करता रहता और ये उसी हिसाब से यहाँ पे ऑथर ने इसको डिजाइन किया है। अब मैं गाना तो गा के सुना नहीं सकता तुमको, बेसुरा जो हूँ, इसलिए फाइट के ही मजे लो। इसके बाद में सेचन की तरफ यहाँ पे दौड़ लगा देते हैं उसकी सर्विस करने के लिए। सेचन उन लोगों को बता देता है कि वो यहाँ पे बहुत सालों से तड़प रहा था सियोन से मिलने के लिए। अब आखिरकार के उसको यहाँ पे मौका मिला है कि वो अपनी बहन से मिल पाया है मरने के बाद, इतना ज्यादा सफर करने के बावजूद। लेकिन ये साले हरामखोर इतने सालों के बाद में जब उसकी मुलाकात हो रही है उस पल को भी खराब कर रहे हैं। तो इनकी हिम्मत कैसी हुई है करने की। ये लोग तो सेचन की सर्विस करना चाहते थे लेकिन सेचन इनकी मरम्मत कर देता है, वो भी तोड़ मरोड़ के जोड़ के। इसके बाद असैसिन फॉर्म के अंदर स्विच करता है और एक बंदे के मुंह के ऊपर लात दे के मारता है, उसकी मुंडी तिरछी हो जाती है। इससे जो दूसरा बंदा आगे बढ़ रहा था उसको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। पीछे की तरफ सियोन गाने सुनते जा रही थी, उतने में सेचन घुसंड बनाता है और दूसरे बंदे के मुंह के ऊपर दे के मारता है। इसके बाद इसी तरीके से एक दूसरे की सर्विस करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है और ये सारे जो भी औजार लेके आए थे उनके यहाँ पे वो हजामत करते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद एक बंदा सेचन के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है तो सेचन उसका हाथ पकड़ता है अपनी कोहनी का इस्तेमाल करते हुए उसके जॉइंट को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ये दर्द में चीखता है कि मेरा हाथ। उतने में सेचन इसके मुंह के ऊपर अपना घूंसा दे मारता है, ये कहते अब तेरा मुंह भी जाएगा। वो भी इतनी तेजी के साथ उड़ते हुए जाता है कि दूसरे बंदे से जा टकराता है, डोमिनो इफेक्ट हो जाता है ये। और फिर वो बंदा जिसका नाम जियांग था वो अपने अंदर सोचता है कि ये हो क्या रहा है, अचानक से इससे क्या हो गया, ये अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इसके बाद ये उसी तरीके से इन सभी की हजामत करते हुए जियांग की तरफ आगे बढ़ा था तो इसके पसीने छूट रहे थे, लेकिन ये खुद से कहता है मैं स्कूल का टायर असैसिन हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। उतने में सेचन इसके मुंह के ऊपर एक घुसंड देके मारता है तो उसकी पूरी बॉडी स्पिन कर जाती है फिजेट स्पिनर की तरीके और ये घुसमुड़ा के दूर जाके गिरता है। लेकिन सेचन इसको आराम करने तक का मौका नहीं देता और पास में पहुंच इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे इसका मुंह दोबारा यहाँ पे घूमता और बत्ती से इसकी टूट के बाहर जाके गिरती है। इसके बाद ये घुसमुड़ा के सीधा जमीन में जा घुसता है और दूर जाके गिरता है और जब ये अपनी आंखें खोलता है तो फिर इसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी, जो कि उसे कहती है कि मैंने बोला था ना मुझे छेड़ो नहीं। तुमको हिंदी समझ में नहीं आती क्या, इंसानों की भाषा में समझो या फिर जानवरों की। हमें जियांग के हिमू से बताया जाता है कि उसकी बॉडी के हालात क्या है। भाई की पसलियां टूट चुकी है सारी की सारी, 12 होती है, 12 या 14 पता नहीं कितनी होती है। इसको अपनी टांगे भी महसूस नहीं हो रही, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसके बाद उसको यकीन हो जाता है कि टेस्ट रिजल्ट पूरी तरीके से सच था, ये डी रैंक से नहीं बल्कि सी रैंक के भी ऊपर है। उतने में ये कुछ बोल ही रहा था कि टॉली। उतने में सेचन इसका मुंह पकड़ता और चाकू इसकी मुंडी के ऊपर रख देता है, ये कहते मैं मुंह बंद रखो अपना, एक भी शब्द निकला तो अभी की अभी यहाँ पे चीर के रख दूंगा तुमको। फिर जब ये सेचन की आंखों के अंदर देखता है तो फिर इसे पता चलता है कि सेचन झूठ नहीं बोल रहा, सेचन इसको पक्का यहाँ पे मार देगा और चीर के रख देगा इसको। एक स्टूडेंट होने के बावजूद सेचन के अंदर जो किलिंग इंटेंट है वो इतना ज्यादा हैवी है कि कोई महसूस ही नहीं कर पाएगा। तो वो भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये किन चीजों से होके गुजरा है जो उसके पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट है। तो फिर सेचन उससे कहता है कि अब मैं जो भी बोलूंगा वो उसे अपने जिस्म के अंदर
अंदर लिख के रख लो, गाड़ दो उन्हें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने हो, कहाँ से आए हो, किस तक आए हो, तुम एक गंदी नाले के कीड़े हो, लेकिन मुझे दोबारा परेशान ना करना। और अगर तुमने मेरी बहन को जरा सी भी डराने की कोशिश की या फिर उसकी नजरों के भी सामने आए, गलती से भी अगर उसकी नजरों के सामने आ गए, तो फिर मैं तुम्हें एक एक करके ढूंढूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा बिना किसी हेजिटेशन के। इतना कहने के बाद में उसके मुंह को हल्का सा काट देता है डराने के लिए और उसे पूछता है कि समझ में आया या नहीं। तो आगे से मुंडी हाँ में हिलाता है तो सीजन इसको छोड़ देता है। हम लोग सियोन को देखते हैं, इसकी आंखों में आंसू आ गए थे गाना सुनते सुनते। इसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये आंसू क्यों आ रहे हैं। वो तो सिर्फ कुछ दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है। तो इसके बाद वो पीछे मुड़ के सीजन से कहती है कि तुमने ये गाना क्यों बजाया। उतने में सीजन इसके सामने आता है और वो इसके लिए गिफ्ट लेके आया था, जो कि था एक लग्जरी पेन। ये आगे से पेन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है ये तो माना होलोग्राफिक ड्राइंग पेन है ना, ये तो लेटेस्ट मॉडल है जो कि ड्रैगन ग्रुप ने अभी ही निकाला है, तुमको ये मिला कैसे, ये तो 10,000 से भी ज्यादा महंगा आता है। सीजन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर सियोन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पे उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर सियोन उसे कहती है कि ये काफी ज्यादा महंगा है, उनको वापस कर देना चाहिए, वो इसे बिल्कुल भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो फिर सीजन अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ भी हो जाए वो किसी भी कीमत पे सियोन को प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी चीज से। वो पीछे पे हम लोग इन लोगों को देखते हैं, ये बेचारे डर के मारे सहम गए थे, रो रहे थे। ये आगे से कह रहे थे कि एम्बुलेंस बुला दो कोई। डर इतना ज्यादा है कि ये मुंह पकड़ के रो रहे थे कि जरा से भी आवाज ना हो। इसके बाद हम लोग सियोन को देखते हैं जो कि आगे से उस पेन का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही ड्राइंग कर रही थी, क्योंकि ये माना से बना है, तो ये इसका इस्तेमाल करते हुए कहीं पे भी ड्राइंग कर सकती है और वो चीज कहीं भी ये मिटा सकती थी। और ये सच में आर्टिस्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आई मीन आर्टिस्ट को हमेशा पेपर की जरूरत पड़ती है ना ड्राइंग करने के लिए, लेकिन सियोन के पास ये पेन है तो वो कहीं भी ड्राइंग कर सकती है। तो हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि आगे से सियोन के हाथों का बना हुआ खाना खा रहा था और उसको ये दुनिया का सबसे बेस्ट खाना लग रहा था। तो फिर सियोन उस पेन को देखते हुए कहती है कि उन लोगों ने काफी कुछ खर्चा कर दिया है, लेकिन उनको अभी भी यहाँ पे रेंट पे करना है। तो सीजन आगे से कहता है कि उसने इस साल का पूरा रेंट पे कर दिया है, उन्हें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सियोन उसे पूछती है कैसे, इतना पैसा कैसे आया तुम्हारे पास। सीजन मुझसे कहता है सट्टा खेला था, पैसे कमा लिए दोस्त के साथ में उसको हरा के। सियोन को पता था कि सीजन बहुत ही गंदा झूठ बोलता है, लेकिन जब वो उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान देखती है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो उसे कहती है छुपा लो, कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन खुश रहो हमेशा। वो भी वो सीजन से कहती है कि खुद के ऊपर इतना जोर ना दो, खुद को ज्यादा इतना पुश ना करो। सीजन उससे कहता है कोई बात नहीं है, सब कुछ इजी है। फिर हम लोग डिंग को देखते हैं जो कि आगे से बताता है कि जियान की जो बॉडी है वो 60% पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर बने पड़े हैं। यहाँ तक कि बेस्ट हीलर को भी यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा लगेगा उसकी बॉडी को फुल्ली रिकवर करने में। डिंग आगे से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि सीजन यहाँ पे सच में स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा लगता है कि ये वाला मैच थोड़ा सा टफ जाने वाला है। लिंग उसे कहती है कि वो इस बार का यहाँ पे ग्रेजुएशन असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मिस कर देगा वो। डिंग आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी टीम के अंदर एक बोझ कम होगा जिसके पास कोई स्किल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक और बुढ़ा आता है जो कि आगे से कहता है सीजन दोबारा ये सीजन बेसिकली गोंग को भी इसे नहीं पीटा था ना, तो इसको याद है। इसका नाम गोंग जुआन है जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का डायरेक्टर है और साथ ही में नेशनल आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर काम भी करता है। वहाँ पे वो डिंग को बताता है कि उसने यहाँ पे सब कुछ इंटरनली चेक किया है और सीजन के रैंक टेस्ट का जो रिजल्ट था वो पूरी तरीके से सच था, वो यहाँ पे C रैंक पे है। इसकी रैंक पूरे स्कूल के अंदर डिंग से भी ज्यादा है, जिसे तो डिंग भी हैरान होता है कि सच में क्या। और फिर वो बुढ़ा डिंग से कहता है कि तुम्हारे फादर ने इस बार यहाँ पे वाइस चेयरमैन को इन्वाइट किया है, पता नहीं कहाँ का अलायंस, लेकिन काफी बड़ी हस्ती है, इसलिए डिंग की जो ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस होने वाली है उसके अंदर कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए और वो लोग किसी को भी उसकी ये जो लाइमलाइट है वो चुराने नहीं देंगे। तो फिर पीछे मुड़ के लिंगू की तरफ देखते हुए कहता है जरूरत पड़े तो वो लोग यहाँ पे लिंगू को फोर्स करेंगे, जो कि इसकी भतीजी ही है, कि वो यहाँ पे डिंग की टीम को ज्वाइन करे जहाँ पे वैकेंसी खाली है, बेसिकली जो जगह खाली है। और मुझे नहीं पता कि ये इसकी भतीजी कैसे लगती है, क्योंकि सरनेम गोंग है और इसका लिंग। ट्रेडिंग उसे कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं, क्या आपको सच में लगता है कि मैंने यहाँ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था टेस्ट के दौरान में। चिंता न करिए, कॉम्बैट असेसमेंट वाले दिन कोई भी मुझसे मेरी पोजीशन चुरा नहीं पाएगा, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रहूंगा। इसके बाद हम लोग सीजन को दोबारा देखते हैं जो कि 100 किलो का बोझा लाद के अपनी रनिंग कंप्लीट कर लिया था और नहाते हुए अपने पूरे प्लान के बारे में सोच रहा था कि उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि उसे यहाँ पे कॉम्बैट असेसमेंट के दौरान में फर्स्ट प्राइज जीतना पड़ेगा, जिससे वो किंगजी का लोन यहाँ पे अदा करेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसे यहाँ पे किंगजी से और भी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन असेसमेंट को अभी भी यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा है, तो फिर थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं, जिसके बाद ये सो जाता है तो डायरेक्ट इसकी यहाँ के डिमोनिक टावर के अंदर ही खुलती है। इसके बाद सीजन यहाँ पे टावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हम लोगों को बताता है कि टेस्ट के दौरान में इसने यहाँ पे डेथ हाउंड वाली क्लास का इस्तेमाल किया था, तो वो C रैंक तक पहुंची थी। इसके बाद में इसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक का इस्तेमाल किया था जो कि प्रेडेटरी रक्षा थी, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्प्ले नहीं हो पाई थी, लेकिन वो यहाँ पे C से ऊपर तो है ही है। और अभी के लिए इसके जो असैसिन वाली रैंक है वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्प्ले नहीं की गई है, यानी कि ये उन दोनों को ही अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानता और उनकी असली पावर क्या है उनके बारे में भी नहीं जानता है। इसीलिए सीजन चाबी का इस्तेमाल करते हुए टावर का दरवाजा खोलता है, ये कहते हुए कि चलो आज टेस्ट ही कर लेते हैं, और वो टावर के अंदर जाते हुए सोचता है कि पता नहीं अंदर क्या मिलेगा। इसके बाद सीजन जैसे उस टावर के अंदर जाता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो टेलीपोर्ट होकर किसी फॉलन स्टार वेस्ट पे आ गया था, जैसे के लिए कोई ऐसा प्लेनेट जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका हो और सिर्फ बंजर जगह बची हो। और वो जैसे ही प्लेनेट के ऊपर आता है तो फिर उसके ऊपर एकदम जबरदस्त ग्रेविटी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी
ग्रेविटी कुछ ज्यादा ही हाई थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घुटनों पे आ जाता है। यहाँ की ग्रेविटी कम से कम 10 किलो से ज्यादा होगी अर्थ के मुकाबले। साथ ही में सीजन जिस दरवाजे से यहाँ पे आया था वो भी गायब हो जाता है, जिसका मतलब यही है कि उसको यहाँ पे इस फ्लोर के बॉस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी वो वापस जा पाएगा। साथ ही में वो इस एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ अपनी 30% पावर को ही रिलीज कर सकता था। ग्रेविटी हाई है ना, इसलिए उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जगह को अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सीजन के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पे एक पैंथर आ जाता है। सॉरी, ये पैंथर नहीं था, बेसिकली फैंटम लायन था, लेकिन फीमेल लायोनस बोलते हैं शायद से, और ये स्टार वॉरियर थी और इसकी रैंक यहाँ पे बी थी। सीजन जल्दी से अपनी क्लास को लाइटनिंग असैसिन के अंदर स्विच करता है और अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है और अपने लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए डैगर बना लेता है। इसके बाद वो लायन तो सीजन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सीजन जल्दी से नीचे झुक के उसे डॉज करता है। इसके बाद फुर्ती दिखाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रेविटी हाई होने की वजह से वो तेजी के साथ में मूव नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो उसका निशाना था वो चूक जाता है, जिससे वो यहाँ पे वर्टल स्पॉट के ऊपर हमला नहीं कर पाता और पैरालिसिस एक्टिवेट नहीं हो पाता, जिससे सीजन अपने अटैक को मिस कर देता है और सिडनी उसी के ऊपर हावी हो जाती है और उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर हमला कर देती है। सीजन को समझ में आ जाता है इस जगह के अंदर असैसिन क्लास अपने सारे एडवांटेजेस को यहाँ पे छोड़ देती है, लेकिन सीजन को समझ में नहीं आ रहा था लेकिन ये बंदा इतनी इजीली यहाँ पे मूव कैसे कर रहा है। इससे सीजन को समझ में आ जाता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है उनकी स्ट्रेंथ बाहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हालांकि जब तक लायन ने सीजन के ऊपर हमला किया था उससे पहले सीजन ने आगे से यहाँ पे प्रगति रक्षा वाली फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे यहाँ पे सीजन की स्ट्रेंथ दोबारा बढ़ जाती है और वो इजीली अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। सीजन जब से ही रक्षा भैया फॉर्म के अंदर स्विच करता है तैसे उसके जो स्टैट्स स्ट्रेंथ थे वो सब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं स्टार्स की वजह से। ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जो स्टार दिखाई दे रहे हैं, जितने ज्यादा स्टार होंगे उतने ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ के पॉइंट और स्टैमिना पॉइंट बाकी पॉइंट से मल्टीप्लाई होंगे। इसलिए अलग अलग क्लासेस के अलग अलग एडवांटेजेस है, अलग अलग यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के अंदर यहाँ पे वॉरियर क्लास सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाई स्टैमिना हाई स्ट्रेंथ रहती है और बाकी क्लासेस के लिए भी अलग अलग बोनस रहते हैं। जिसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पे रक्षा भैया फॉर्म के अंदर स्विच करता है तैसे ही वो यहाँ पे उस लाइन को मुंह से पकड़ता है और उसको नीचे दबा देता है। और बेटी की जगह की ग्रेविटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो जब भी कोई चीज नीचे की तरफ गिरती है तो उसका डिफेंस और फोर्स भी कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद सीजन एक पंच को सीधा लाइन के मुंह की तरफ गिराना शुरू करता है तो फिर उसकी फोर्स कई गुना बढ़ जाती है, पूरे 600 गुना। और साथ ही में उसकी पंच और साथ ही में फॉर्म की वजह से जो बोनस मिल रहे थे उनसे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद जब वो लाइन के मुंह के ऊपर पंच दे के मारता है तो वो पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि एक कोने में पड़ा हुआ था, सिर्फ एक लाइन को डिस्ट्रॉय करने में इसका पूरा यहाँ पे तेल निकल चुका है। हालांकि वो मॉन्स्टर तो मारा गया और साथ ही में उसको यहाँ पे उस मॉन्स्टर की बोन भी मिलती है और साथ ही में सीजन का लेवल भी अब यहाँ पे 11 हो जाता है। सीजन को समझ में आ जाता है कि कार्ड के ऊपर जो यहाँ पे स्टार दिखाई देते हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लायर के तरीके हैं। कार्ड के ऊपर जितने ज्यादा यहाँ पे हाई स्टार होंगे उतने ज्यादा यहाँ पे मल्टीप्लायर बढ़ेंगे। जैसे कि रक्षा कार्ड के ऊपर पूरे 11 स्टार है तो वो 11 गुना बढ़ता है सब स्टार्स के अंदर बांट के, और लाइटनिंग असैसिन कार्ड के ऊपर 9 है तो वो सिर्फ 9 गुना बढ़ता है। इसलिए रक्षा भैया की जो फॉर्म है उसके ऊपर ज्यादा स्टार है तो फिर उसका जो एम्प्लीफिकेशन होता है वो हायर रहता है लाइटनिंग क्लास के मुकाबले में। लेकिन सीजन ने बस एक बी रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, यानी कि अभी तक उसकी कोई भी क्लास यहाँ पे बी लिमिट के ऊपर तक नहीं गई है, यानी कि उसके पास कोई भी ए रैंक की क्लास नहीं है। लेकिन तभी सीजन को याद आता है कि उसने तो मॉन्स्टर को मार दिया तो अभी तक उसके ऊपर डिवोरेबल का मार्क क्यों नहीं आया, यानी कि डिवोर करने का ऑप्शन क्यों नहीं आया, और साथ ही में यहाँ पे जो गेट आना था वो भी क्यों नहीं आया। और तब जाके सीजन को समझ में आता है कि उसने यहाँ पे किसी भी बॉस को नहीं मारा है, वो तो बस छोटा मोटा प्यादा था। और तभी सीजन के पीछे एक और पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से और भी कई सारे यहाँ पे फैंटम लाइन मॉन्स्टर थे जो कि पोर्टल से बाहर निकलते हैं। और सीजन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से मॉन्स्टर को मारने के लिए, जिसके बाद वो सभी लाइन सीजन के ऊपर यहाँ पे कूद पड़ते हैं और उसको यहाँ पे नोचने खाने लगते हैं। एक तो डायरेक्ट सीजन की गर्दन के ऊपर हमला करता है और उसका पूरा कान ही नोच लेता है, जिसके बाद दूसरा सीजन की बॉडी और सीने के ऊपर स्क्रैचेस मारने लगता है। और अब जाके सीजन को समझ में आ जाता है कि रक्षा भैया ने जो बोला था कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा तो फिर उसका सामना सिर्फ और सिर्फ एंडलेस पेन से होगा, एगनी सब कुछ उसका पीछा करेगी, लेकिन उसे यहाँ पे सब कुछ एंड्योर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो यहाँ पे सभी के ऊपर राज कर पाएगा, उन्हें कॉन्कर कर पाएगा। सीजन वहाँ पे मरता नहीं, इसकी आंखें दोबारा यहाँ पे खुल जाती है रियल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इसके हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। इसे जो दर्द हुआ था वो पूरी तरीके से असली था, हालांकि रियल लाइफ के अंदर इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से नॉर्मल था। लेकिन जो ये दर्द है यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड के अंदर सहता है वो एकदम रियल रहता है। सीजन को समझ में आ जाता है कि उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तभी वो यहाँ पे टावर के रास्ते के ऊपर चल पाएगा। और उसका रास्ता अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है, यानी कि ये बस फर्स्ट फ्लोर पे है और उसका तभी यहाँ पे पानी निकला जा रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। इसके बाद अगला सीन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम का होता है, जहाँ पे सभी लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो लोग अपनी टीम को चूज करें और यहाँ पे रजिस्टर करें असेसमेंट के लिए। हम लोग यहाँ पे बुड्ढे जुआन को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पे टीम मेंबर बना हुआ था। सभी लोग आगे से बात कर रहे थे कि इस बार यहाँ पे मैच को देखने के लिए कई सारे हायर अप आने वाले हैं, यहाँ तक कि गिल्ड
के कई सारे लोग भी, इसलिए यहाँ पे जो रूल्स है उन्हें भी बदल दिया गया है। पिछले साल यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई भी टीम कितने भी लोगों को ले जा सकती थी, लेकिन इस बार उन्हें यहाँ पे बदल दिया गया है। एक टीम के अंदर सिर्फ 5 ही मेंबर रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं और उनमें से हर एक कम से कम हाई रैंक से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो उन्हें यहाँ पे टीम के अंदर जगह नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद हम लोग बुड्ढे जुआन को देखते हैं, जो कि उन लोगों से कहता है कि हर एक स्टूडेंट की रैंक इन्फॉर्मेशन उनके रिस्ट बैंड के अंदर भेज दी गई है। वो लोग अपने रिस्ट बैंड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी टीम फॉर्मेशन बना सकते हैं खुद भी। तो इसके बाद हमें यहाँ पे हर एक स्टूडेंट और उनकी रैंक और उनका सब कुछ दिया जाता है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि यहाँ पे सीजन का कहीं भी नाम नहीं था डी रैंक या फिर सी रैंक के अंदर, जिससे माल अंका हैरान होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो सीजन का जब नाम सर्च करता है तो फिर सीजन को सबसे लोएस्ट रैंक दी गई थी, सबसे लोएस्ट, जिसमें माल अंका हैरान होता है और वो सीजन से कहता है कि तुमने तो यार यहाँ पे हाई रैंक हासिल की थी, तुम्हारी ई रैंक कैसे है? कुछ भी कर लो, तुम्हें ई रैंक से तो ऊपर होना ही था। सभी लोग भी आगे से हैरान होते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सही बात है, सीजन को तो हाई रैंक होनी चाहिए थी ना, वो यहाँ पे ई रैंक के ऊपर कैसे है? इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं कि डीमन हार्ट यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। वहाँ पे कुछ लोग आगे से कह रहे थे कि जब मैं यहाँ पे डिंगी टीम को ज्वाइन न कर पाता तो मैं यहाँ पे सीजन की टीम को ज्वाइन करने वाला था, लेकिन वो तो सिर्फ ई रैंक का है, मैं तो उसे बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाला। फिर तो और भी ज्यादा बढ़िया है कि कोई भी उसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि असेसमेंट काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो कोई भी अपनी किस्मत को यहाँ पे किसी ऐसे के ऊपर नहीं थोपना चाहता जो कि यहाँ पे एकदम लो लेवल पे हो। और सभी लोग सीजन का मजाक उड़ा रहे थे ये कहते हुए कि इसने यहाँ पे डिंग के इन्विटेशन को मना किया था, अब तो इसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होगा। तो फिर लोग डिंग को देखते हैं और इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इसे फेयर मैच नहीं दिया जा रहा। बंदे का प्राइड किसी भी चीज से ऊपर है, इसको फेयर मैच चाहिए हर एक चीज के अंदर। तो फिर लोग बुड्ढे जुबान को देखते हैं, जो कि आगे से डिंग की तरफ देखते हुए सोचता है मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ह्यूमन नेचर को, इसलिए मैं तुम्हें आज अच्छे से सिखाता हूँ कि जब तुम अपने अपोनेंट को यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर हरा ना पाओ तो फिर उन्हें कैसे हराया जाता है। इसके बाद टीम बनाने का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग डिंग की तरफ भागते हुए जा रहे थे, ये कहते हुए कि हम का ज्वाइन कर लो, हम का ज्वाइन कर लो। कुछ लोग आगे से कह रहे थे कि मैं तो हीलर हूँ, मैं तो 3 साल से आपके साथ ही काम कर रही हूँ, मुझे ज्वाइन कर लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो फिर वो सभी लोग आगे से कह रहे थे कि तुम लोग पीछे हटो, सबके सब हम लोग एक एक करके यूज करेंगे। तो इसके बाद अगला सीन आधे घंटे के बाद का होता है और सभी लोगों ने अपनी अपनी टीम बना ली थी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीजन हाउस के 3 निकम्मे दोस्त बच गए थे और उनके साथ कोई भी यहाँ पे टीम अप नहीं कर रहा था। बेसिकली अगर तुम्हारी 5 की टीम नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे असेसमेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकते, और ये मिला के तो 4 ही है और कोई भी इनके साथ टीम अप नहीं करना चाहता क्योंकि ये सभी ई रैंक पे है। तो फिर यू का दिमाग खराब होने लगता है, वो आगे से चीखते हुए कहता है कि हम 4 ही क्यों है, एक बंदा और होता हमारे पास तो हम लोग यहाँ पे असेसमेंट के लिए क्वालीफाई कर लेते। मॉलोग आगे से कहता है ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है कि ये लोग यहाँ पे सीजन की परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा लो टायर दिखा रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ 5 लोगों को ही रखा गया है, जबकि सबको पता है कि हमारे ड्रोन के अंदर सिर्फ 4 लोग हैं। सिंपल सी बात है, वो सभी लोग जानबूझ के हमारे ड्रोन को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। हमें पहले से ही पता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वो लोग अपनी बर्थ को यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर ये मौका उन लोगों से छीन लिया जाए तो वो लोग फ्यूचर में कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। इसी के जरिए वो लोग यहाँ पे किसी भी अच्छे गिल्ड के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो एपिसोड हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे डेविल्स केव यानी कि डीमन लेयर, उसके जो मॉन्स्टर होंगे वो सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने टीम मेंबर्स उस डीमन लेयर के अंदर जा रहे हैं। अगर 10 जाएंगे तो फिर 10 से ज्यादा यहाँ पे मॉन्स्टर रहेंगे, लेकिन अगर सिर्फ 5 से कम जा रहे हैं तो फिर मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा कम होंगे। इसलिए ये मतलब नहीं है कि तुम अगर स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं तो फिर यहाँ पे हाई स्कोर करना इजी हो जाएगा। इसलिए लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को चूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम ज्यादा लोगों को जाओगे तो फिर मॉन्स्टर की संख्या बढ़ जाएगी और तुम्हारे हाई स्कोर करने के चांस और भी ज्यादा लो हो जाएंगे। इसलिए लोग ताकतवरों को चूज करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा ताकतवर होंगे उतने ज्यादा कम मॉन्स्टर होंगे और हाई स्कोर के चांस बढ़ते जाएंगे। इसलिए लोग लो टायर के लोगों को चूज ही नहीं कर रहे हैं और पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ इनका ही कमरा है, इन्हीं का ड्रोम है, जो कि यहाँ पे सबसे लोएस्ट टायर के लोगों में से जाना जाता है। हमें इन दोनों की रैंक दिखाई जाती है जो ई ही थी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग यहाँ पे क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि जो से कहता है कि हमें एक बंदे की जरूरत पड़ रही है, तुम चाहो तो हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम अपने ग्रुप के साथ रहोगे तो फिर तुम्हें शायद से मौका ही ना मिले असेसमेंट को क्वालीफाई करने का। प्रोफेसर अपने मन के अंदर सोचता है अगर जो उन्हें छोड़ के चला गया तो फिर वो सिर्फ यहाँ पे 3 ही बचेंगे। तो इसके बाद एक एक करके वो सभी लोग यहाँ पे अलग हो जाएंगे। एक ही जो ही है जिसकी यहाँ पे मिड रैंक है और वो लोग बिल्कुल भी क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग जो को देखते हैं जो कि उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो अपने ड्रोन के साथ काफी लंबे अरसे से रहा है, तो वो उन्हीं का ही टीममेट है और वो अपने दोस्तों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस पे वो लोग उसे कहते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी यार, हमसे मत कहना कि हमने तुम्हें यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया, तुमने हमें रिजेक्ट किया है, बाद में रोना नहीं। जो उन लोगों से कहता है ठीक है जाओ यहाँ से। तो फिर मालूम चेक करके बताता है कि सभी लोगों ने अपनी टीम बना ली है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है उनके साथ टीम अप करने के लिए, और उनके पास अभी भी 1% की कमी है। अगर उनके साथ कोई टीम अप नहीं करता तो फिर वो लोग क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बुड्ढे जुबान की तरफ देखता है और मन के अंदर सोचता है कि इसका सर
सरनेम गॉन्ग है तो ये पक्का यहाँ पे गॉन्ग फैमिली से ही होगा। और इसी हरामखोर ने यहाँ पे ग्रेजुएशन के रूल्स के अंदर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ी की होगी और बेशक इसी ने मेरे रैंक के साथ में छेड़छाड़ की होगी ताकि बाकी लोग मेरे साथ टीम अप ना कर सके। और ये जानबूझ के कर रहा है क्योंकि इसको लगता है कि मैं टाइम के नंबर 1 आने के बीच में आ सकता हूँ। पावर में चोर लोग कुछ भी कर लेते हैं, साले भूल ही जाते हैं कि असल में कोई ना कोई उनसे ज्यादा स्ट्रांग होता ही होता है। बाद में इसकी रैंक हाई नहीं है, सीई पे है ये। और हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है लेकिन मैं तो किसी भी कीमत पे असेसमेंट के अंदर जाके रहूंगा। अगर तुम मुझे खुला खुला टारगेट करोगे तो मैं भी तुम्हें टारगेट करूंगा। मुझे भी पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीजन आगे से अपनी क्लास को स्विच करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और मैं बताता है असेसमेंट के अंदर अपनी ताकत साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, यहाँ पे और भी कई सारे रास्ते हैं। और बेजुबान और बाकी सभी टीचर हैरान हो जाते हैं कि अब ये क्या करने वाला है और साथ ही में मलंग और बाकी लोग भी कि तुम क्या कर रहे हो भाई, किसी का पैर न तोड़ देना। सीजन उन लोगों को बताता है अवेकनेस स्कूलों के पास एक स्पेशल ट्रेडिशन होता है जो कि होता है स्टूडेंट अपनी क्लास से यानी कि अपने प्रोफेसर को और भी ज्यादा अच्छे से निखारे उन्हें कंफर्म करे कि कौन कितना स्ट्रांग है और किससे स्ट्रांग है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ 1v1 चैलेंज कर सकते हैं। ये वाला बिहेवियर पूरी तरीके से उकसाव होता है लेकिन ये किसी की असली ताकत को दिखाने के लिए सबसे डायरेक्ट रास्ता माना जाता है। इस तरीके से डायरेक्ट चैलेंज करना हर कोई यहाँ पे मना कर सकता है, कई सारे लोग मना कर देंगे लेकिन गॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए जब तक सीजन उसको यहाँ पे 1v1 के अंदर हरा देता है तो फिर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीजन स्ट्रांग है और हर कोई उसे यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आएगा। लेकिन हमेशा की तरीके सीजन किसी को आत्मना करता उससे पहले यहाँ पे लिंग आ जाती है जो कि उसे कहती है कि तुम्हारी टीम के अंदर लोगों की कमी पड़ रही है क्या? अगर चाहो तो फिर मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन असिस्टेंट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे डी रैंक पे हूँ तो फिर क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ? मेरी रैंक से तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? इस पे ये लोग आगे से भड़क उठते और आगे से कहते हैं सीजन ने ये लड़की कब फंसाई भी, हमें भी तो नहीं पता चला। और हम लोग गॉन्ग को देखते हैं जो कि लिंगो से कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। वहीं पे जुआन को भी चोक ले जाती है जिसके बाद हमें कुछ फैन सर्विस दी जाती है। डैम दैट्स गुड। और वे सब लोग यहाँ पे लिंगो के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा खास मानी जाती है लेकिन वो यहाँ पे सीजन के साथ में क्यों ज्वाइन करना चाहती है? ये तो एक्सचेंज स्टूडेंट है ना, बेसिकली किसी दूसरे देश से आए हुए स्टूडेंट। हालांकि इसका बैकग्राउंड हमेशा से मिस्टीरियस माना गया है लेकिन मैंने सुना है कि ये सुपर जीनियस गर्ल है जो यहाँ पे सेंट किंगडम से आई है। अबे जुआन का दिमाग काफी ज्यादा जोर से खराब हो रहा था कि ये किसकी मदद करना चाहती है, वही बाहर वाले की क्यों। हालांकि वो लिंगो से कहता है कि तुम एक एक्सचेंज स्टूडेंट हो तो तुम टेक्निकली हमारे स्कूल के किसी भी इवेंट के अंदर हिस्सा नहीं ले सकती हो क्योंकि तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो और हमने अभी तक तुम्हारी रैंक को भी टेस्ट नहीं किया है। और साथ ही में तुम्हारा इस तरीके से पार्टिसिपेट करना हमारे रेगुलेशन के पूरी तरीके से खिलाफ है। उतने में हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल पे एंट्री मारते हैं ये कहते हुए कि तुमने तो सही कहा भाई डायरेक्टर जुआन। वो भी मालूम घबरा जाता है कहते हुए आपको टेलीपोर्ट मारना था तो बगल में क्यों मारा, साइड में मारते। वैसे आप यहाँ पे क्या रहे हैं? प्रिंसिपल को देख बुड्ढे जुआन की फटी और वो मन के अंदर सोचता है कि ये बुड्ढा यहाँ पे क्या कर रहा है। और हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि लिंगो से कहता है कि तुम हमारे स्कूल के अंदर थोड़े समय के लिए आई हुई हो तो फिर इस तरीके से ज्वाइन करना काफी ज्यादा बुरा माना जाएगा अगर तुम ये सिर्फ मजे के लिए कर रही हो। पर डिसीजन इस बात से हैरान हुआ था कि प्रिंसिपल यहाँ पे टेलीपोर्ट कैसे किया, वो तो एक वॉरियर क्लास है ना तो उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज कैसे हैं। तो प्रिंसिपल लिंगो से कह रहा था कि इस तरीके से हम लोग रूल्स को नहीं तोड़ सकते, हम लोग यहाँ पे फेयरनेस को प्रमोट करते हैं तो फिर असेसमेंट को हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं तोड़ सकते, तुम ज्वाइन नहीं कर सकती हो। तो ये दोनों नौटंकी तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हराम करो, जिस काम के लिए वो करो ना। और हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि आगे से डिमांड हार्ट की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की क्लास और रैंक चेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको यहाँ पे इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि ऐसे कैसे क्यों पता नहीं चल रही। अबे मानवा अभी पता चल जाना चाहिए था। हम लोग जुआन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है प्रिंसिपल सही है, हम लोगों का स्कूल इसीलिए तो जाना जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पे सब लोगों को बताता है कि उनके स्कूल का मकसद यही है कि वो लोग यहाँ पे सुपर क्लास अवेकनर्स को मजबूत और मौका दे सके यहाँ पे कल्टीवेट करने का और अपनी पावर को दिखाने का, जिससे वो लोग लगातार यहाँ पे स्टेबल अवेकनर्स को वर्ल्ड के अंदर भेज सके और उनके टैलेंट को दिखा सके। इसलिए यहाँ पे ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट यहाँ पे सालों की एक मेहनत है, ट्रेडिशन है, स्टूडेंट्स की लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा जो कि उनकी जिंदगी को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ये बात भाई लीकेज वाले बाबा से पूछो, वो बताएंगे उनके लिए क्या मतलब है इसका। इसके बाद वो डायरेक्ट जुबान को घूरते हुए कहते हैं अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है किसी खास वजह से तो फिर कौन सा स्कूल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा इसकी। जैसे जुबान के पसीने छूटने लगते हैं, उसको पता था कि यहाँ पे प्रिंसिपल उसी की तरफ देख के ताना मार रहा है और प्रिंसिपल को पता है कि जुबान ने कुछ तो यहाँ पे उल्टा सीधा काम किया है, इसीलिए वो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा। हालांकि जुबान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल इन छोटे मोटे मैटर्स के अंदर क्यों फंस रहा है और इतना ज्यादा बड़ा बवाल क्यों कर रहा है, साथ ही में लिंगो को भी इसके अंदर घसीट रहा है, खासकर सीचन के लिए। फिर जुबान बिल्कुल भी प्रिंसिपल के सामने पंगे नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सारे मैटर यहाँ पे छोड़ देता है और वो डिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ भाई, जितने भी हाई रैंक के स्टूडेंट हैं उन सभी ने अपनी अपनी टीम बना ली है और सीजन के पास सिर्फ उसके 2 घोड़ी के डुम्मट बचे हुए हैं और इतना काफी होगा तुमको यहाँ पे जीत दिलाने के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल से माफी मांगता है कि इन लोगों का अभी जो मोड था, जो रूल्स थे, इससे यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये अनाउंस करता है कि अब देखो भाई 5
मेंबर से कम लोगों की भी टीम यहाँ पे क्वालिफाई कर सकती है और कोई भी रैंक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना दे सकता है। ग्रेजुएशन असेसमेंट हर किसी के लिए यहाँ पे खुला हुआ है, जिसके बाद असिस्टेंट और उसकी टीम भी यहाँ पे असेसमेंट के लिए क्वालिफाई कर देती है। प्रिंसिपल लीगो से कहता है जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा तुम सीजन के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा यहाँ पे। एक तरफ स्कूल की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जिसको ग्वांगडिंग यहाँ पे लीड कर रहा है और एक तरफ है सीजन जो कि यहाँ पे लोएस्ट टायर अवेकनर माना जाता है, जिसके पास सिर्फ यहाँ पे 3 टीममेट्स है, वो भी सारे के सारे लोएस्ट। इसलिए मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से लोग कौन से डेविल्स के डीमन लेयर को चूज करेंगे और ये लोग कैसे इतने सारे पॉइंट को इकट्ठा करेंगे। टीचर लोगों को बताता है कि भाई फॉर्मेशन अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पे अपने डीमन लेयर को चूज कर सके हैं। उतने में उनके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि किसी ने यहाँ पे केव को पहले ही चूज कर लिया है और ये सीजन था। और सीजन ने जिस यहाँ पे डीमन लेयर को चूज किया था वो कोई नॉर्मल डीमन लेयर नहीं थी। कहा था कि उसके सारे टीममेट्स भी घबरा जाते हैं, वो सभी आगे से कहते हैं सीजन भाई क्या करो तुम, मरवा के ही मानोगे क्या भाई, गलती से गलत बटन तो नहीं दबा दी तुमने, मेरा पूर्वज भी ये काम ना करी। हालांकि सीजन की आंखों से मैं साफ पता चला था कि उसने कोई भी गलती नहीं की है, उसने यहाँ पे उसी केव को चूज किया है जो वो चूज करना चाहता है। हम लोगों को बताया जाता है ग्रेजुएशन कमांड असेसमेंट वो पहली बार होगा जब स्टूडेंट यहाँ पे रियल डीमन लेयर के अंदर एंटर होंगे। ये कोई वर्चुअल डीमन लेयर नहीं होगी, असली डीमन लेयर जहाँ पे अगर चोट लगी तो दर्द असल का होगा। स्टूडेंट को यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार के पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में डीमन लॉर्ड और बाकी चीजों को भी कंप्लीट करने का सिंपल सा रास्ता है। जितने भी वहाँ पे मॉन्स्टर है उन सभी को मार दो, तुम्हें यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा और तुम्हें यहाँ पे टोटल 100 पॉइंट इकट्ठा करने रहते हैं। ये होगा यहाँ पे पॉइंट लेने का हिस्सा, जिसके बाद अगर तुम वहाँ के बॉस को मार देते हो तो फिर तुम्हें 20 पॉइंट अलग से मिलते हैं और अगर तुम बॉस को मारने में नाकामयाब रहते हो तो फिर तुम्हें 0 पॉइंट मिलेंगे। तो इसके बाद टाइम लिमिट, अगर तुम टाइम के अंदर रह के पूरी डंजन को क्लियर कर देते हो तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा 20 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद डिफिकल्टी, जैसे कि अगर तुमने यहाँ पे एफ रैंक की डिफिकल्टी को चूज किया तो फिर तुम्हारे जितने भी पॉइंट होंगे वो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए रैंक को चूज किया तो फिर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अगर तुमने डी रैंक को चूज किया तो फिर यहाँ पे वो ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे। इसलिए अगर तुमने यहाँ पे एफ रैंक की डीमन लेयर को चूज किया है तो फिर तुम्हें 75 पॉइंट मिलेंगे। ए रैंक को चूज किया है तो 100 पॉइंट और जिस भी टीम को यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट मिलते हैं उस टीम के जितने भी मेंबर होंगे उन सभी को एम्पायर गिल्ड यहाँ पे अपने अंदर ले लेगा मेंबर्स के तौर पे, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी चीज के। लेवल तुम्हारा 2 भी है तो भी वो तुम्हें अंदर ले लेंगे क्योंकि ऐसा नियम बना दिया गया है। ये तो है नॉर्मल टीम की बात है, लेकिन एक टीम जो कि यहाँ पे एमवीपी टीम बनेगी जिसको यहाँ पे टीम वोट मिलेगा, साथ ही में यहाँ पे टीचर की तरफ से एवोल्यूशन भी मिलेगा। टीम का जो एमवीपी होगा यानी कि जो सबसे अच्छा यहाँ पे प्लेयर करेगा, जैसे कि अपनी टीम के अंदर यहाँ पे सीजन है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे मैनेजमेंट वाली पोजीशन मिलेगी एम्पायर गिल्ड के अंदर और साथ ही में 1 मिलियन बोनस पॉइंट भी, सॉरी पैसे। साथ ही में उनके पूरे स्कूल के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर माना गया है वो 90 का रहा है अभी तक। इसे अगर किसी को इससे ऊपर स्कोर करना है और रिकॉर्ड बनाना है तो फिर उसे डी रैंक की डंजन यहाँ पे चूज करनी ही पड़ेगी। लेकिन ई रैंक की डंजन यहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी है कि कोई भी उसको यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाता, तो डी रैंक को चूज करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। हालांकि हर किसी को यकीन था कि डिंग जरूर यहाँ पे डी रैंक की डंजन को चूज करेगा और वो यहाँ पे रिकॉर्ड को तोड़ेगा। उतने में ही टीचर्स के पास में मैसेज आता है कि किसी ने पहले ही डी रैंक की डंजन को यहाँ पे चूज कर लिया है और वो टीम किसी और के नहीं बल्कि सीजन की थी, उसी ने यहाँ पे डी रैंक की डंजन को चूज किया था। जैसे सभी लोग पीछे मुड़ के सीजन की तरफ देखते हैं और सभी आगे से कहते हैं इसने कोई गलत बटन तो नहीं दबा दी, ये बौखला तो नहीं गया, ये डी रैंक की डंजन को कैसे चूज कर सकता है, वो भी सिर्फ 4 लोगों की टीम के साथ में, जिनमें सारे के सारे ई टायर के हैं। कहता है कि मौलम भी आगे से कहता है दोस्त तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई, प्लीज दोस्त दोबारा चेक कर लो। हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़ लेता है और आगे से चीखते हुए कहता है कि मैं किसी पागल आदमी के साथ आ गया हूँ, मैंने पागलों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। हालांकि इन लोगों से यहाँ पे कंफर्मेशन लिया जा रहा था कि ये लोग इस डीमन लेयर को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। अगर ये लोग मना कर देंगे तो फिर इन्हें कोई दूसरी यहाँ पे डीमन केव को चूज करना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी। मालम यहाँ पे सीजन से कहता है कि दोबारा सोच लो दोस्त, ये डी रैंक की डीमन केव है, डी रैंक का मतलब समझते हो ना। सीजन आगे से शांत था और कहता है कि हाँ वो समझता है, उसने सोच समझ के यहाँ पे डी रैंक को चूज किया है। जिसके बाद हम लोग डिंग को देखते हैं और वो भी यहाँ पे डी रैंक केव को ही चूज करता है और उसके जितने भी मेंबर थे उन सभी ने भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया था। तो जो बाकी लोग थे वो खुश हो जाते हैं इनके लिए, साले तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो, तुम लोग अपनी केव चूज करो ना। तो ये लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे, इन्हें ये लग रहा था कि वो लोग इस साल के यहाँ पे विजेता बनेंगे। साथ में ये सभी लोग इस सीजन के टीम को मॉक करते हुए कहते हैं ये सड़े हुए लोग क्या साबित कर पाएंगे, इन्हें क्या लगता है ये लोग जीत भी पाएंगे, इनके अंदर तो दम ही नहीं है। इसके बाद वो सभी उनकी टीम के ऊपर हंसने लगते हैं। थोड़े समय के बाद हम लोग मालाम को देखते हैं जो कि सीजन की तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि सीजन के जितने भी एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड है और उसे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पे टीम को सही सलामत लेके बाहर आएगा। और फिर मालाम सीजन को काफी ज्यादा पसंद करता है और उसकी इज्जत भी करता है, तो वो सीजन के लिए यहाँ पे हाँ बोल देता है, ये कहते हुए कि हम लोग 4 सालों तक एक साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो मैं आखिर तक तुम्हारे साथ ही चलूंगा। इसके बाद ये भी यहाँ पे हाँ बोल देता है क्योंकि उसे भी यहाँ पे लोगों के साथ ही रहता है, क्या फर्क पड़ता है कि रैंक हो या फिर डी रैंक हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर लोग जाओ को देखते हैं जो कि आगे से उन लोगों से कहता है कि मैं साला ड्रोन का बॉस हूँ, मुझसे आगे कैसे हो सकते हो, तुम लोगों ने पहले इसको चूज कैसे किया। जिसके बाद वो भी यहाँ पे हाँ बोल देता है क्योंकि इसके पास चॉइस ही कहा थी। ये कहते हुए कि अगर वो लोग ग्रेजुएट होंगे तो फिर एक साथ ही होंगे, नहीं
तुम नहीं होंगे। इसके बाद सीजन के सारे टीम मेंबर्स भी आगे से यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं और वो भी लोग यहाँ पे केव के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर सीजन उन लोगों से कहता है कि माफ कर दो कि मैं तुम सभी लोगों को अंदर घसीट लाया हूँ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे इस साल का यहाँ पे MVP बनना चाहता हूँ, तो मैं कुछ भी करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सीजन को यहाँ पे क्या क्या फेस करने को मिलता है डी रैंक की केव के अंदर।